हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन लाइफ। मैं निशा आप लोगों का फिर स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल एजुकेशन लाइफ पर। आने वालों की रिवीजन क्लास इसमें हम लोग देखेंगे प्रियम्बल से जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं उनको हम लोग रिवीजन यहाँ पे करेंगे। यहाँ से एक भी क्वेश्चन आपके बाहर नहीं जाएंगे, जितने भी प्रकार के क्वेश्चन बन सकते हैं उन पॉइंट को मैंने यहाँ पे नोट किया है, बस आपको एक बार इसका रिवीजन करना है। तो प्रियम्बल, जिसको हम लोग हिंदी में प्रस्तावना भी बोलते हैं, तो सबसे पहले अगर प्रस्तावना की बात करें तो अमेरिका संविधान में इंक्लूड किया गया था। उसके बाद सभी देशों ने अपने अपने संविधान में इंक्लूड किया, ठीक है। जो एक विद्वान है एन ए पालकी वाला, तो पूछते हैं कि एन कोई स्टेटमेंट दे देता है और फिर पूछते हैं कि ये स्टेटमेंट किसका है। तो जो एन ए पालकी वाला ने बोला कि संविधान का ये परिचय पत्र है, जो प्रस्तावना हमारे संविधान का ये परिचय पत्र है, ठीक है। अगर पूछते हैं कि संविधान हमारे प्रस्तावना में कितने बार संशोधन किया गया था, ऐसा क्वेश्चन आ जाता है कि हमारे प्रस्तावना में कितने बार संशोधन, तो आपको बता दें कि केवल हमारे प्रस्तावना में अभी तक एक बार संशोधन किया गया, वो भी 42वां संविधान संशोधन 1976 में, ठीक है। और इसमें 3 शब्द जोड़े गए हैं। कौन कौन से, काफी पूछता है कि इनमें 3 शब्द कौन से जोड़े गए, तो एक समाजवादी शब्द जोड़ा गया, एक धर्मनिरपेक्ष जोड़ा गया, अखंडता। तो आपसे ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है, तो 3 शब्द कौन थे, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता, ठीक है। अगर बात करें जो उद्देश्य प्रस्ताव में नेहरू ने संविधान सभा में पेश किया, तो वही आगे चलकर प्रस्ताव, तो उद्देश्य प्रस्ताव का पेश किया था 13 दिसंबर 1947 में पेश किया था। ये पारित कब हुआ था, तो 22 जनवरी 1947 में पारित हुआ गया, ठीक है। और फिर पूरा प्रस्तावना दे दिया जाता है, फिर इसको सीक्वेंस करने के लिए बताया जाता है, अरेंज करें कौन सा वर्ड सबसे पहले आता है, फिर उसके बाद आता है, फिर उसके बाद। तो सबसे पहले आएगा संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, फिर समाजवादी, फिर धर्मनिरपेक्ष, फिर लोकतांत्रिक, फिर गणराज्य। तो क्या क्या आएगा, सबसे पहले संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, फिर धर्मनिरपेक्ष, फिर लोकतांत्रिक, फिर गणराज्य। पूछता है कि जो हमारी प्रस्तावना में कितने प्रकार की न्याय की बात की गई, तो 3 प्रकार के न्याय, तो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। कितनी न्याय, 3 प्रकार की न्याय। कौन कौन से, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय, राजनीतिक न्याय। 5 प्रकार की स्वतंत्रता की बात की गई है। कितने प्रकार की स्वतंत्रता, 5 प्रकार की स्वतंत्रता। कौन सा, विचार की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, धर्म की स्वतंत्रता, विश्वास की स्वतंत्रता और उपासना की स्वतंत्रता। विचार, अभिव्यक्ति, धर्म, विश्वास, उपासना। और 2 प्रकार की समता की बात की गई है, अवसर और प्रतिष्ठा की समता, ठीक है। फिर स्टेटमेंट आता है जो सर अलाउद्दीन स्वामी अयंगर है, उन्होंने बोलते हैं कि प्रस्तावना हमारे दीर्घकालिक सपनों का विचार है। क्या है, जो प्रस्तावना है हमारे दीर्घकालिक सपनों का विचार है, ठीक है। और फिर देखिए, और जो एक के मुंशी है, उन्होंने बोला कि हमारी संपर्क, जो प्रस्तावना हमारी संपर्क लोकतांत्रिक गणराज्य का भविष्य बोला है। तो जो भी स्टेटमेंट बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, मैंने उन्हीं को यहाँ पे नोट डाउन किया। और एक और बात, काफी एक और क्वेश्चन बनता है कि प्रस्तावना हमारे संविधान का पार्ट है कि नहीं है। तो जो बेरूबाड़ी मामला 1916 में हुआ था, उसमें बोला गया कि जो प्रस्तावना है हमारे संविधान का पार्ट नहीं है। लेकिन फिर सर्वोच्च न्यायालय ने अपने फैसले को फिर एक बार सही करके बताया कि केशवानंद भारती मामला 1973 डेट भी पूछता है, केशवानंद भारती मामला को बोलता था 1973 में होता, बेरूबाड़ी मामला 1960 में। तो प्रस्तावना हमारे संविधान का भाग है। आपको बता दें जो प्रस्ताव हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन लाइफ। मैं निशा आप लोग का एक बार फिर स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल एजुकेशन लाइफ पर। तो गाइस, आज हम लोग देखेंगे फंडामेंटल राइट्स का फास्ट रिवीजन। इसके पहले मैंने प्रियम्बल, जिसको हिंदी में प्रस्तावना बोलते हैं, 3 मिनट का ओनली वीडियो होगा, सॉरी 3 मिनट का ओनली वीडियो है, जिसमें मैंने प्रस्तावना से आज तक जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं उन पॉइंट्स को मैंने उन 3 मिनट की वीडियो में कवर कराया है। आप लोग एक बार जाके उसको देख सकते हैं। तो आज का मेरा टॉपिक है फंडामेंटल राइट्स। इसका जो रिवीजन और फास्ट रिवीजन करेंगे, इसके ऑल जो सेगमेंट है उसको हम लोग कवर करेंगे, स्पेशली आरओ, यूपीपीएससी एंड ऑल एग्जाम के लिए, जिसमें पॉलिटी से क्वेश्चन आता है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जो फंडामेंटल राइट को हिंदी में बोलते हैं मौलिक अधिकार, ठीक है, मौलिक अधिकार। ये संविधान के भाग 3 में अक्सर पूछा जाता है, किस आर्टिकल में, तो आर्टिकल में आपको बता दूं 12 से 35 के बीच में हमारा है, ठीक है। अमेरिकी संविधान से ये लिया गया है। भारत का इसको मैग्ना कार्टा कहा जाता है और व्यक्ति के चौमुखी विकास के लिए आवश्यक है। मूल रूप से जो हमारा ये फंडामेंटल राइट्स है वो 7 है। कितना है, 7 है। कौन कौन सा, यहाँ पे समता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धर्म का स्वतंत्रता का अधिकार और संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, संपत्ति का अधिकार और संवैधानिक उपचारों का अधिकार। लेकिन जो संपत्ति का अधिकार है उसको 44वां संविधान संशोधन द्वारा आर्टिकल 300 के क्लॉज ए में डाल दिया गया है। इसको कानूनी या वैधानिक अधिकार होता है। अब हमारे कितने हैं मूल अधिकार, टोटल 6 है, ठीक है। इनका सारा आर्टिकल मैं आगे बताएंगे। और ये नोट में कुछ ऐसे फैक्ट हैं जो आपको हमेशा एग्जाम में देखने को मिलता है, डायरेक्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछता है। तो पहला, तो कुछ सिर्फ नागरिकों के लिए उपलब्ध है, मतलब कुछ जो फंडामेंटल राइट्स केवल नागरिकों के लिए उपलब्ध है। कौन कौन सा है ये पूछ देता है। तो 15 आर्टिकल 16, आर्टिकल 15, 16, 19, 29 और 30 याद करना बहुत इजी है। आर्टिकल 15, 16, फिर 19, 29, 30 ये केवल नागरिकों ले, ये असीमित नहीं है, मतलब ये असीमित नहीं, इस पर राज्य प्रतिबंध लगा सकता है। इनमें से कुछ नेगेटिव जो नकारात्मक विशेषता वाले होते हैं। ये न्याय उचित है, मतलब ये जस्टिस लेवल है, मतलब अगर इनका उल्लंघन होने पे इंसान उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय जा सकता है, मतलब गारंटी और सुरक्षा प्रदान की जाती है। ये अस्थायी नहीं है, तो मतलब राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान इनको निलंबित या इनको रोका जा सकता है, लेकिन आर्टिकल 20 और 21 को छोड़ के। और ऐसे इलाकों में इनका क्रियान्वयन रोका जा सकता है जहाँ फौजी कानून, मतलब सैन्य कानून प्रभावी हो, ठीक है। और जो सशस्त्र बल और सैनिक बल, पुलिस बल, गुप्तचर होगा संस्थान, ऐसे ही सेवाओं से संबंधित सेवाओं की क्रियाओं पर संसद प्रबंध आरोपित कर सकती है, ठीक है। अब आइए हम लोग
वन वन करके एक एक आर्टिकल को देखते हुए चलते हैं, काफी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन डायरेक्ट आते हैं। तो आर्टिकल जो 12 है वो राज्य की परिभाषा है। तो आर्टिकल 12 में क्या है, राज्य की परिभाषा होता है। और राज्य में क्या क्या आएगा, तो हमारे संविधान ने इसको भी डिफाइन किया। तो भारत की संसद, सरकार, विधानमंडल, जो स्थानीय निकाय मतलब नगर पालिका, पंचायत, जिला बोर्ड। मेरी राइटिंग में मत जाइएगा, लेकिन हाँ मेरी जो मैं बोल रही हूँ उसमें वर्ड पे ध्यान दीजिए। और जो वैधानिक और गैर वैधानिक प्राधिकरण या संस्थान है, मतलब LIC जितनी भी कंपनियां, वो भी सब राज्य में आती है आपकी, ठीक है। तो आर्टिकल 12 ये था। आर्टिकल 13, तो आर्टिकल 13 ये कहता है कि ऐसी कोई अगर विधि बनती है जो हमारे मूल अधिकार का हनन करती है, तो वो सारी विधियां शून्य होगी। तो आर्टिकल 13 का 3 क्लॉज है। पहला ये पूर्व की विधियां, मतलब स्वतंत्रता से पूर्व की विधियां, स्वतंत्रता के बाद की विधि, और 13 के 3 में विधि क्या है। चलिए आर्टिकल 14, तो आर्टिकल 14 विधि के समझ समानता और विधि के समान संरक्षण। जो विधि के समझ समानता है ये ब्रिटेन से लिया गया। ये निगेटिव इसलिए है कि आपको मतलब अमीर गरीब सबके लिए एक समान विधियां, मतलब सभी के लिए, अमीर हो या गरीब हो, सबके लिए एक तरह का कानून था। आपको सुनने में तो काफी अच्छा लग रहा है कि यार सबके एक समान है, तो ये तो पॉजिटिव होता है, लेकिन नहीं, निगेटिव होना, ये निगेटिव है। जो समान संरक्षण, ये अमेरिका से लिया, ये पॉजिटिव, मतलब गरीब को उनके हिसाब से और अमीर को, मैंने क्या एग्जाम्पल समझाते हैं, मतलब कि मान लीजिए एक थोड़ा इतना छोटा आदमी है और एक इतना बड़ा आदमी है और एक इतना बड़ा आदमी है, और सभी को टेबल दे दिया जाए मैच देखने के लिए, मतलब ये बाउंड्री है, ये बाउंड्री है और ये बात, और सभी को हम लोग टेबल दे दिया गया। तो सभी को टेबल दे के ये विधि की समझ समानता, मतलब हम लोग सभी को टेबल दिया है कि सबको एक तरह का कानून लागू, सभी को टेबल दिया। लेकिन बताइए, तो ये तो लंबा है, तो ये तो देख सकता है, बट ये तो नहीं देख सकता। तो यही एग्जाम्पल इनको फॉलो करता है। चलिए, तो आर्टिकल 15 क्या है, तो जो आर्टिकल 15 है, राज्य बोलता है कि राज्य, हे एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन लाइफ। तो गाइस, इसके पहले मैंने फंडामेंटल राइट्स के एक और वीडियो अपलोड किया था चैनल पे, 5 से 6 मिनट की वीडियो। उसमें मैंने फंडामेंटल राइट कॉन्स्टिट्यूशन के किस पार्ट में है, किस आर्टिकल के अंदर आते हैं, जितने भी इंपॉर्टेंट सेगमेंट थे आर्टिकल 12 से लेके आर्टिकल 20 तक, मैंने उस वीडियो में कंप्लीट कराया वाली 5 से 6 मिनट में, और अच्छे से एग्जाम्पल देके कंप्लीट किया, और जहां से डायरेक्ट क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनते हैं। तो इस वीडियो में हम उसके आगे देखेंगे, आर्टिकल 21 से हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो इसमें हम फर्स्ट रिवीजन करेंगे और टॉपिक आपका कंप्लीट हो जाएगा, स्पेशली आर यूपीपीसी में ऑल एग्जाम जहाँ पे पॉलिटी से क्वेश्चन आते हैं। अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगे तभी देखिएगा, तो स्किप कर सकते हैं आप। तो मैंने बताया था कि संविधान के भाग 3 में, और अभी अमेरिका के संविधान से ये लिया गया, भारत का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है, व्यक्ति के स्वामित्व के विकास की आवश्यक है। मूल रूप से हमारे संविधान में 7 मूल अधिकार प्रदान किए गए थे, कौन कौन से आप पढ़ सकते हैं। और फिर मैंने ये सब बताया था, कुछ सिर्फ नागरिकों के लिए उपलब्ध या सीमित नहीं है, इनमें से कुछ नकारात्मक विशेषता वाले होते हैं, ये न्यायोचित होते हैं, इन्हें उच्चतम न्यायालय द्वारा गारंटी सुरक्षा प्रदान किया, ये अस्थायी नहीं है। ये राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान इसे निलंबित किया जा सकता है, लेकिन आर्टिकल 20 और 21 को छोड़ के ये सारा मैंने आपको बताया वहाँ पे। फिर आर्टिकल 12 को मैंने अच्छे समझाया कि आर्टिकल 12 में राज्य की परिभाषा, राज्य में क्या क्या आते हैं। आर्टिकल 13 मैंने समझाया कि ऐसे कोई विधियां जो मूल अधिकारों के हनन या उल्लंघन करेंगे, ऐसी विधियां सारी शून्य हो जाएंगी। इनके क्लॉज है वो भी मैंने अच्छे से बताया। आर्टिकल 14 है विधि की समान समानता, ये नेगेटिव है, ब्रिटेन से लिया गया। विधि की समान संरक्षण, ये पॉजिटिव से लिया गया। क्यों नेगेटिव है, क्यों पॉजिटिव है, मैंने बताया है। आर्टिकल 15 अच्छे से हम लोगों ने देखा था। फिर आर्टिकल आ जाएगा हमारा 16, आर्टिकल 16 लोक नियोजन समानता, आर्टिकल 17 अनटचेबिलिटी, आर्टिकल 18 उपाधियों का अंत, और आर्टिकल 18 के 2 में विदेशी से जो उपाधि है मैंने समझाया था। फिर आर्टिकल 19 के ए में जितने भी है, भाषण व्यक्ति की सभा, सम्मेलन, संघ, भ्रमण, निवास और व्यवसाय, ठीक है। आर्टिकल 20 अपराधों के लिए दोषित के संबंध में संरक्षण। तो आज हम स्टार्ट करेंगे आर्टिकल 21। तो आर्टिकल 21 बोलता है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। आर्टिकल 21 में बोला जाता है किसी व्यक्ति को उनके प्राण और दैहिक स्वतंत्रता विधि के प्रक्रिया के माध्यम से ही वंचित किया जाएगा, नहीं तो अन्यथा नहीं किया जाएगा, ठीक है। और एक गोपालनवाद 1950, तो ये पूछता है कि एक गोपालनवाद कब होते हैं। एक गोपालनवाद 1950 में, जो प्राण और दैहिक स्वतंत्रता के अंदर इसकी बहुत विस्तृत व्याख्या करके इसमें बहुत कुछ जोड़ दिया गया। मैं क्या क्या है मैं इंपॉर्टेंट आपको बता देती हूँ। जैसे निजता को अधिकार, आर्टिकल 21 के अंदर आश्रय का अधिकार, अपने मनपसंद शादी करने का अधिकार, निःशुल्क कानूनी सहायता का अधिकार, अकेले कारावास में बंद होने के विरुद्ध अधिकार, महिलाओं के साथ आदर और सम्मान पूर्वक व्यवहार करने का अधिकार, सार्वजनिक फांसी के विरुद्ध अधिकार, पहाड़ी क्षेत्रों में मार्ग का अधिकार, सूचना का अधिकार, प्रतिष्ठा का अधिकार, अवसर का धार्मिक विकास का अधिकार, स्वच्छ पर्यावरण, प्रदूषण रहित जलवायु में जीने का अधिकार, मानवीय प्रतिष्ठा के साथ जीने का अधिकार, ये सब आर्टिकल 21 के अंतर्गत आता है। आर्टिकल 21 के क्लॉज ए में इसको 86 संविधान संशोधन 2002 से जोड़ा गया, इसमें शिक्षा के अधिकार को जोड़ा गया। इसमें 6 से 14 वर्ष की शिक्षा दिया जाएगा, 14 वर्ष के बच्चों इनको 1 अप्रैल 2010 से लागू किया गया। तो नेक्स्ट हमारा आर्टिकल 22 गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण देता है। आर्टिकल 23 हमारा शोषण के विरुद्ध अधिकार क्या है, हमारा शोषण के विरुद्ध अधिकार, इसमें मानव दुर्व्यापार, बेगार और बलात्कार से अधिकार है। आर्टिकल 24 क्या है, कारखाना में 14 के बच्चों से कम की एज के बच्चों से काम कराना, ठीक है, ये गैर कानूनी होगा। आर्टिकल 25 क्या, तो आर्टिकल 25 आपको ये कहता है किसी भी धर्म, किसी भी कोई भी व्यक्ति, सभी धर्म के सभी व्यक्ति अपने अंतकरण की स्वतंत्रता को मानने, उनके आचरण के प्रचार करने की स्वतंत्रता। अंतकरण मतलब समझे कोई भी व्यक्ति को भगवान या उनके किसी रूप के साथ अपने ढंग से अपने संबंध बनाने का आंतरिक स्वतंत्रता है, और उनको मानने, अपने धार्मिक विश्वास आस्था को सार्वजनिक या बिना भय के घोषणा कर सकता है कि हम इस धर्म के मानते हैं, वो पूजा पाठ प्रार्थना कर सकते हैं, आचरण अपने धर्म को प्रसार कर सकते हैं, ठीक है। आर्टिकल 25, आर्टिकल 26 है धार्मिक कार्यों के प्रबंधन का अधिकार, ये धार्मिक कार्यों के प्रबंधन का अधिकार आर्टिकल 26 में। आर्टिकल 27 है कर न देने की स्वतंत्रता, लेकिन हम लोग मैनेजमेंट कर दे सकते हैं। आर्टिकल 28 के शिक्षण संस्थानों में धार्मिक शिक्षा का प्रावधान, राज्य द्वारा जो भी शिक्षण संस्थान है उसमें धार्मिक शिक्षा नहीं दिया जाएगा, लेकिन 4 प्रकार के शैक्षणिक संस्थान होते हैं, ऐसे संस्थान जो पूरी तरह जिसका रखरखाव राज्य करेगा उसमें दे सकते हैं, बाकी में इसमें नहीं दे सकते, और बाकी में हम लोग दे सकते हैं, ठीक है। आर्टिकल 19 क्या है, 29 अल्पसंख्यकों को
जो अल्पसंख्यक है वो अपनी भाषा, अपनी लिपि और अपनी संस्कृति के संरक्षण कर सकते हैं। आर्टिकल 30 है हमारा, अल्पसंख्यक वर्ग को अपनी रुचि के शिक्षण संस्थानों की स्थापना करना के अल्पसंख्यक और अपनी रुचि से अपने शिक्षण संस्थान की स्थापना कर सकते हैं। ठीक है, तो आज हम लोग आर्टिकल 30 तक देखिए। आर्टिकल 32 को हम लोग अलग वीडियो में अच्छे से कवर करेंगे। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक आप पढ़ते रहिए। वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर करते। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन लाइफ। मैंने आप लोगों का फिर स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल एजुकेशन लाइफ पर। तो गाइस, आज हम लोग देखेंगे पॉलिटी के ये रिवीजन में डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी हमारा टॉपिक है, जिसको हिंदी में हम लोग राज्य के नीति निर्देशक तत्व या डीपीएसपी, शॉर्ट में डीपीएसपी बोलते हैं। ठीक है, इसका हम लोग फास्ट रिवीजन करेंगे और सारे सेगमेंट आपकी इस वीडियो में कवर हो जाएंगे। ये बहुत 5 से 6 मिनट का वीडियो है, इससे ज्यादा लेंथी नहीं है। इसके पहले मैंने आपको प्रियम्बल कराया है, बहुत अच्छे से 3 मिनट की वीडियो में जाकर प्रियम्बल देख सकते हैं, और फंडामेंटल राइट्स कराया है, वो भी काफी 5 से 6 मिनट में पूरा फंडामेंटल राइट्स जो भी एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन सारे कवर हो गए। तो आप लोग जाकर एक बार चैनल पर उसको देख सकते हैं। आज हम इसको बहुत ही फास्ट रिवीजन करेंगे, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर करते रहिएगा। चलिए स्टार्ट कर दी। तो ये जो डीपीएसपी है, निदेशक संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक है। ठीक है, ये आयरलैंड से लिया गया है। ठीक है, इसका उद्देश्य लोक कल्याणकारी राज्य का निर्माण है और आर्थिक और सामाजिक लोकतंत्र की स्थापना करना। इसमें क्वेश्चन बनता है कि जो संविधान, जो डीपीएसपी संविधान के किस भाग में, तो भाग 4 में, और किस आर्टिकल के अंदर, 36 से 51 तक कहां से लेगा, आयरलैंड से लेगा। इनका उद्देश्य लोक कल्याणकारी राज्य का निर्माण करना और आर्थिक और सामाजिक लोकतंत्र की स्थापना करना। इनका जो प्रकृति गैर न्यायोचित है, मतलब इनको लागू करने के लिए हम लोग न्यायालय में नहीं जा सकते हैं। ठीक है, चलिए अब इसका आर्टिकल जो 36 से लेकर 51 तक है, इसको हम अच्छे से पूरा देखेंगे कि 36 से लेकर 51 के बीच कौन कौन से आर्टिकल आते हैं। यहाँ से क्वेश्चन अक्सर देखने को मिलता है डायरेक्ट आपके एग्जाम में। तो आर्टिकल जो 36 बोलता है राज्य की परिभाषा है। राज्य की परिभाषा में क्या आ जाएगा, भारत की संसद आ जाएगा, सरकार आ जाएगा, राष्ट्रमंडल आ जाएगा, राज्य विधानमंडल आ जाएगा, और गैर और वैधानिक और गैर वैधानिक संस्थाएं। बहुत अच्छे से मैंने फंडामेंटल राइट्स में आर्टिकल 12 में भी राज्य की परिभाषा तो काफी अच्छे से मैंने डिफाइन किया, तो वहां पे अच्छे से देख सकते हैं। तो आर्टिकल 37 है, बोलता है इसका जो डीपीएसपी का जो नेचर है परिवर्तनीय नहीं है, ये परिवर्तनीय नहीं है। ठीक है, और आर्टिकल जो 38 है, बोलता है राज्य लोक कल्याण के लिए विधि बनाएगा, जो राज्य है वो लोक कल्याण के लिए विधि बनाएगा। और जो 38 का ए है, क्लॉज ए, इसमें आय प्रतिष्ठा और अवसरों की सुविधा है। ठीक है, 39 की जो क्लॉज ए, बड़े वाले ए में, कैपिटल ए में, इसमें निःशुल्क विधिक सहायता है। इसको 42वें संविधान संशोधन 1976 से एड ऑन किया गया। तो काफी पूछता है ये कि आर्टिकल 39 के ए क्या है, तो निःशुल्क विधिक सहायता है। मतलब कि अगर आप बहुत ही गरीब है, जिनके पास गरीब, वो अपने लिए वकील हायर नहीं कर सकते हैं कोर्ट में, तो निःशुल्क विधिक सहायता उनको मिलता है, जिस नालसा, डालसा और सालसा एक्ट के तहत इनको 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया है। तो काफी पूछता है आर्टिकल 40। तो आर्टिकल 40 में ग्राम पंचायतों का गठन है। ठीक है, आर्टिकल 41 में तो कुछ दशाओं में काम, शिक्षा, लोक सहायता पाने का अधिकार। तो डायरेक्ट क्वेश्चन यही से मतलब वर्ड पे बनता है कि आर्टिकल 41 क्या बोलता है, तो कुछ दशाओं में व्यक्ति को काम, शिक्षा, लोक सहायता पाने का अधिकार है। आर्टिकल 42 में काम की न्यायसंगत और मानवोचित दशाएं हैं। आर्टिकल 43 है, कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहित है, जो कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहित है आर्टिकल 43 में। आर्टिकल 43 का जो क्लॉज ए है, इसमें बोलता है कर्मचारी, उद्योगी उपक्रमों और संगठनों में कर्मचारियों का भाग, इसको 42वें संविधान संशोधन में एड ऑन किया गया। ठीक है, आर्टिकल 43 के क्लॉज बी में इसको सहकारी समिति, इसको 97 में संविधान संशोधन में एड ऑन किया गया। और आर्टिकल 44 है, एक समान नागरिक संहिता। तो क्या है एक समान नागरिक संहिता। आर्टिकल जो 45 है, 0 से लेकर 6 ईयर तक बच्चे को निःशुल्क शिक्षा देने की बात की गई। आर्टिकल जो 46 है, इसमें एससी और एसटी दुर्बल वर्ग के लिए शिक्षा और अर्थ का प्रदान। तो ऐसे सेम आपका वर्ड आएगा कि आर्टिकल 46 क्या बोलता है, एससी एसटी दुर्बल वर्ग के लिए शिक्षा और अर्थ का प्रदान। आर्टिकल जो 47 है, उसमें पोषक आहार, जीवन स्तर, लोक सहायता को ऊपर उठाना, और जो मादक नशीले का प्रतिषेध है, मतलब पोषक स्तर, जीवन स्तर, लोक सहायता को ऊपर उठाना, और जो भी मादक है, जो भी वाइन या शराब हो नशीले जो है उसको बैन किया गया। लेकिन हाँ, अगर आप दवाइयों में आप लोग मादक पेय का यूज कर सकते हैं। आर्टिकल 48 है, कृषि, पशुपालन और वैज्ञानिक प्रणाली को बढ़ावा देना। आर्टिकल 48 के क्लॉज ए में पर्यावरण संरक्षण और वन्यजीव की रक्षा, इसको 42वें संविधान संशोधन एड ऑन किया गया। आर्टिकल 49 है, राष्ट्रीय महत्व के जो भी स्मारक है, स्थान और वस्तुओं का संरक्षण है। ठीक है, आर्टिकल जो 50 है, कार्यपालिका से न्यायपालिका पृथक्करण। क्या है कार्यपालिका से न्याय। तो आर्टिकल 51 तक हम देखिए, जो ये डीपीएसपी, इसके अध्ययन 3 भागों में हम लोग कर सकते हैं, एक गांधीवादी, एक समाजवादी, उदारवादी विचारधारा का। तो पूछा जाता है कि कौन सा आर्टिकल गांधीवादी विचारधारा पे है, तो आर्टिकल 40, आर्टिकल 43 का क्लॉज भी है, 46, 47 और 48 गांधीवादी। इसको बार बार पूछा जाता है, तो ध्यान रखिएगा। और समाजवादी है 30, आर्टिकल 38 है, 39 है, 39 के क्लॉज ए में, 41 है, 42 है, 47। ठीक है, और उदारवादी की बात करें तो 44 है, 45 है, 48 है, आर्टिकल 48 का क्लॉज ए है, 49 है, और 50 आर्टिकल 51 है। ठीक है, और डीपीएसपी, तो डीपीएसपी को आत्मा किसने कहा था, ज्ञानवीर आश्रय ने। पूछा था कि डीपीएसपी को आत्मा किसने कहा था, ज्ञानवीर आश्रय ने कहा था। केटी शाह ने इसको बोला ये एक ऐसा चेक है जिसका भुगतान बैंक की इच्छा पर निर्भर है। चलिए, तो ये हमारा पूरा जो डीपीएसपी से ज्यादा क्वेश्चन बन सकते हैं, मैं आपको इस वीडियो में कवर करा दिया। चलिए फिर ऐसे वीडियो में नेक्स्ट लिंक, तब तक आप पढ़ते रहिए। बाय बाय, गुड बाय। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन लाइफ। मैंने आप लोगों का फिर स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल एजुकेशन लाइफ में। जैसा कि आप जानते हैं कि आर एग्जाम में 1 महीना बस टाइम है, तो आज हम लोग देखेंगे इसी में सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक प्रेसिडेंट का, जहाँ से राष्ट्रपति की टॉपिक से 1 या 2 क्वेश्चन जरूर देखने को मिलता है। तो आज हम लोग राष्ट्रपति जितने टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं हम लोग देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। तो राष्ट्रपति, तो आर्टिकल 52 में राष्ट्रपति के बारे में कहा गया है। किसमें कहा गया, आर्टिकल 52 में राष्ट्रपति के बारे में कहा गया है। तो आर्टिकल 52 हमारा क्या कहता है, तो आर्टिकल 52 हमारा कहता है भारत का एक राष्ट्रपति होगा। क्या होगा, भारत का एक राष्ट्रपति होगा, जो संवैधानिक प्रमुख होगा। क्या होगा, जो संवैधानिक प्रमुख होगा।
ठीक है। और जो प्रथम नागरिक, यहाँ पे क्वेश्चन कैसा बनेगा किस अनुच्छेद में भारत का एक राष्ट्रपति को कहा गया था? अनुच्छेद 52 बोलता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। क्या होगा? राष्ट्रपति क्या होता है? संवैधानिक प्रमुख होता है, ये भारत का प्रथम नागरिक होता है। और आर्टिकल 58 में भारत का नागरिक होगा, लेकिन वो इसकी योग्यता के बारे में बोलेगा, लेकिन जन्म से नहीं होगा। जैसे राष्ट्रपति होता है जन्म से, यहाँ पे जन्म से नहीं होता, अमेरिकन जन्म से होता है, लेकिन यहाँ पे जन्म से नहीं होता। आर्टिकल 58 में राष्ट्रपति की योग्यता भारत का नागरिक होगा, जन्म से 35 वर्ष की आयु कंप्लीट कर। लोकसभा की जो मेंबर की योग्यता रखता है, सदस्य नहीं, लोकसभा का सदस्य नहीं, लेकिन हाँ उनके मेंबर बनने की योग्यता रखता है और लाभ के पद पर ना हो, लाभ के पद पर ना हो, ठीक है। और आर्टिकल जो 58 के क्लॉज 2 है, इसको क्लॉज 2 पढ़िए। क्लॉज 2 में लाभ के पद को डिफाइन किया है। तो लाभ का पद क्या है? तो संघ सरकार, ठीक है, संघ सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय सरकार, ये क्या है? लाभ का पद है, लाभ का पद है। लेकिन जो राष्ट्रपति और गवर्नर ये लाभ के पद पर काउंट नहीं होते। जो हमारा प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट इलेक्शन अमेंडमेंट एक्ट 1952 में, इसमें 10 प्रस्ताव, 10 अनुमोदन, 0 राशि का व्यवस्था की गई थी राष्ट्रीय, लेकिन 1997 से आ गया कि प्रस्ताव 50 अनुमोदन 50 राशि 15,000 राष्ट्रीय चुनाव में लगेगा। अगर इनके कुल वैध मतों का, जो टोटल वैध मतों का अगर 1.1/6 प्राप्त ना होती है, राशि जब्त कर दी जाएगी। क्या होगा? ये राशि जब्त कर दी जाएगी, ठीक है। और आर्टिकल 54 क्या बोलता है? तो आर्टिकल 54 बोलता है राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछता है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल क्या क्या होता है? तो लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, क्या देखिए वर्ड, लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, ठीक है, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, ठीक है, और राज्य विधानसभा के निर्वाचित, राष्ट्रपति के चुनाव में निर्वाचित लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा के निर्वाचित, राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। और दिल्ली में पुडुचेरी के निर्वाचित सदस्य। अब यहाँ पे मनोमी सदस्य नहीं होंगे, क्या होंगे? ये देखिए ब्रैकेट में मनोमी सदस्य नहीं होंगे। आर्टिकल 55 क्या है? राष्ट्रपति के निर्वाचन क्या है? अनुपातिक पद्धति होगी, ठीक है, गुप्त मतदान होगा, एकल संगमत प्रणाली होगी। ठीक है, नोटा, जो नोटा होता है ना, वो राष्ट्रपति के चुनाव में नहीं लागू होता है, ठीक है, नोटा राष्ट्रपति के चुनाव में नहीं लागू होता है। राष्ट्रपति का जो इलेक्शन कमीशन है, इलेक्शन कमीशन के आर्टिकल 324 आगे हम बताएंगे। आर्टिकल 60 क्या होता है? जो आर्टिकल 60 है वो बोलता है राष्ट्रपति का शपथ। तो राष्ट्रपति का शपथ कौन दिलाता है? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया दिलाता है। किसका? संविधान के दिलाते, संविधान के दिलाते राष्ट्रपति का शपथ, संविधान का, ठीक है। इसके बाद आएगा आर्टिकल 56, राष्ट्रपति का यहाँ पे कार्यकाल है, राष्ट्रपति का कार्यकाल है, ठीक है, राष्ट्रपति का कार्यकाल है, ठीक है। और आर्टिकल 56 में ही महाभियोग वर्ड का यूज हुआ है। किसका? महाभियोग। तो पूछ देते हैं महाभियोग शब्द का प्रयोग कहाँ किस आर्टिकल? तो आर्टिकल 56 में, यहाँ पे नोट डाल के मैं लिखती थी, नोट, ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है। महाभियोग शब्द का आर्टिकल 56 में। राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसकी देगा? प्रेसिडेंट, पीछे डिनोट, प्रेसिडेंट अपना त्यागपत्र वाइस प्रेसिडेंट मतलब उपराष्ट्रपति की देगा। उपराष्ट्रपति इसकी सूचना लोकसभा अध्यक्ष को देगा, लोकसभा चेयरमैन को देगा, ठीक है। और अगर मान लीजिए राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र वाइस प्रेसिडेंट को देता है, किसको? वाइस प्रेसिडेंट। अगर वाइस प्रेसिडेंट ना हो तो किसको देगा? तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को देगा। इसके किस एक्ट से संसद ने इसे 1969 के एक्ट से बनाया। अगर चीफ जस्टिस भी ना हो तो कैसे देगा? तो सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जज को देगा। किसको? सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जज को देगा। अब देखते हैं हम लोग इसका कार्यवाहक राष्ट्रपति के तौर पर, ठीक है। तो कार्यवाहक राष्ट्रपति तौर पर कार्य करने वाला व्यक्ति राष्ट्रपति की पद का शपथ लेगा और उसको सभी सुविधा भी प्राप्त होगा, ठीक है। आर्टिकल 61 क्या है? आर्टिकल 61 में महाभियोग है। क्या है महाभियोग? आर्टिकल 61 में महाभियोग की प्रक्रिया मतलब राष्ट्रपति महाभियोग चलाया जाएगा और संविधान का उल्लंघन करेगा, ठीक है, ठीक है। किसका? तो इनका कहीं भी संविधान में डिफाइन नहीं किया गया है कि राष्ट्रपति के किस आधार पर महाभियोग लगेगा, संविधान के उल्लंघन, लेकिन संविधान के उल्लंघन को डिफाइन नहीं किया। तो अगर 61 में क्या महाभियोग की प्रक्रिया, अगर शब्द किस आर्टिकल में शब्द यूज है महाभियोग? आर्टिकल 56 में। इसके पहले बताइए प्रक्रिया क्या है 61 में। तो संविधान जो महाभियोग कहाँ लगाया? ये है हमारा लोकसभा, ये हमारा राज्यसभा। तो जो महाभियोग की प्रक्रिया लोकसभा में शुरू हो सकती है, राज्यसभा में। यहाँ पर पूछता है कि महाभियोग की प्रक्रिया केवल लोकसभा में शुरू होती है, राज्यसभा में? नहीं, दोनों में शुरू हो सकती है। लेकिन जिस सदन में अगर शुरू होगा, मान लीजिए लोकसभा में शुरू होता है, तो 1/4 सदस्य प्रस्ताव पारित करेंगे। 1/4 सदस्य द्वारा प्रस्ताव पारित किया जाएगा। 14 दिन पहले राष्ट्रपति की सूचना दी जाएगी। अगर प्रस्ताव पारित हो जाएगा 2/3 टोटल बहुमत से ये पारित होगा, लेकिन राष्ट्रपति इसमें अटॉर्नी जनरल को नहीं दे सकता है, ठीक है। और जब ये पारित हो जाएगा लोकसभा, तो दूसरे सदन में जाएगा, दूसरे सदन में जा चुका, फिर 2/3 की कुल सदस्य संख्या से इस प्रस्ताव पारित होगा, फिर राष्ट्रपति वहां से हट जाएंगे। और जो महाभियोग एक अर्धनैतिक प्रक्रिया, क्या है? अर्धनैतिक प्रक्रिया। राष्ट्रपति का चुनाव में नामांकित सदस्य जिन्होंने भाग नहीं लिया है वो भाग ले सकते हैं। राष्ट्रपति के चुनाव में जो नामांकित सदस्य जिन्होंने, मतलब राष्ट्रीय चुनाव में जो निर्वाचित सदस्य उन्होंने भाग लिए थे, नामांकित सदस्य ले नहीं थे, उन्होंने राष्ट्रपति के महाभियोग में भाग ले सकते हैं। राज्य विधानसभा के सदस्य में भाग नहीं ले सकते, ठीक है। आर्टिकल 57 बोलता है पुनर्निर्वाचन। क्या बोलता है? पुनर्निर्वाचन, ठीक है। कोई व्यक्ति कितनी बार में राष्ट्रपति बन सकता है। आर्टिकल 59 क्या? पद की शर्त, क्या पद की लाभ के पद पर ना हो, ठीक है। और राष्ट्रपति की शक्तियां देखते हैं। अब देखते हैं राष्ट्रपति शक्ति। हमारी राष्ट्रपति कई प्रकार की शक्तियां हैं, यहाँ पे सबसे शासकीय कार्यकारी, यही से क्वेश्चन ज्यादा बनता है। तो सबसे पहला हमारा कार्यकारी शक्ति, तो वो प्रधानमंत्री तथा अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है। राष्ट्रपति क्या है? वो प्रधानमंत्री तथा अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है, प्रधानमंत्री की सलाह, ये कार्यकारी शक्ति है। वो महनवादी की नियुक्ति करता है, नियंत्रक महालेख परीक्षक की नियुक्ति करता है, मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति करता है, सब लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति करता है, वित्त आयोग की नियुक्ति करता है। वो एससी और एसटी और ओबीसी के लिए आयोग का गठन नहीं कर सकते, कार्यकारी शक्ति है। और जो अंतर्राज्यीय परिषद का गठन करता है, क्या है? अंतर्राज्यीय परिषद का वो गठन करता है, किसी भी क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित कर सकता है, ठीक है। इतना इनकी कार्यकारी शक्ति। अब देखिए विधायी शक्ति राष्ट्रपति क्या है? तो विधायी शक्ति हमारे संसद की बैठक को बुला सकता है, कुछ समय के लिए स्थगित कर सकता है। तो राष्ट्रपति संसद की बैठक को बुला सकता है, कुछ समय के लिए क्या कर सकता है? स्थगित कर सकता है। संयुक्त अधिवेशन बुला सकता है, ठीक है। और जिसकी अध्यक्षता क्या करता है? लोकसभा अध्यक्ष करेगा। संयुक्त अधिवेशन आर्टिकल 223 में, ठीक है। अभी आगे मैं बताऊंगी अच्छे से पूरा। संयुक्त अधिवेशन को बुला सकती है विधायी शक्ति, इसके अध्यक्ष लोकसभा अध्यक्ष करेगा। वो साहित्य विज्ञान और कला और समाज सेवा, कैसे? वो साहित्य विज्ञान और कला समाज सेवा 12 सदस्यों को राज्यसभा में मनोनीत करता है, ठीक है। जब एक विधेयक संसद द्वारा पारित होकर राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है तो उनके पे क्या कह सकती है? तो वो विधेयक को हाँ या ना में बोल सकता है और विधेयक को स्वीकृति सुरक्षित रख सकता है। और धन विधेयक ना हो तो पुनः विचार के लिए लौटा सकते हैं। यहाँ पे धन विधेयक पर धन विधेयक को राष्ट्रपति पुनः विचार के लिए लौटा नहीं सकता है, ठीक है। और 17 की अवधि में अध्यादेश जारी, सॉरी आर्टिकल
आर्टिकल 123 अध्यादेश जारी करने की शक्ति, ठीक है। और जो क्या गया यूपीएससी है और जो फाइनेंस कमीशन की रिपोर्ट संसद में रखता है, वित्तीय शक्तियां देखते हैं। ये धन विधेयक राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से ही संसद में पेश किया जाएगा, ठीक है। कोई भी जो धन विधेयक राष्ट्रपति की अनुमति लेकर संसद में पेश किया जाएगा। और वार्षिक वित्तीय विवरण जिनको हम लोग आम भाषा में संसद के समक्ष रखता है, और अनुदान की कोई भी मांग उनकी सिफारिश के बिना नहीं की जा सकती है। न्याय से क्या देखते हैं, वो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है, और वो सुप्रीम कोर्ट के किसी भी विधि पर हम किसी चीज पर सलाह ले सकता है, लेकिन इनकी सलाह सुप्रीम कोर्ट की सलाह के मानने के लिए राष्ट्रपति बाध्यकारी नहीं है, ठीक है। वो मान भी सकता नहीं, मान उसके विवेक पर राष्ट्रपति का वीटो शक्ति देता है। आर्टिकल 111 में राष्ट्रपति का वीटो शक्ति क्या है, आर्टिकल 111 में उनके वीटो शक्ति। आप देखिए राष्ट्रपति कितने प्रकार के, भारत में राष्ट्रपति 3 प्रकार के, अत्यांतिक वीटो, ठीक है। अत्यांतिक वीटो से सहमति सुरक्षित रखता है, क्या है सहमति, ये तो सहमति सुरक्षित रखता है, जिसका यूज राजेंद्र प्रसाद ने किया था 1954 में, और फिर नाम का पुनः विचार के लौटा सकता है, ठीक है। और पॉकेट वीटो ना तो सहमति देता है, ना ही स्वीकृति लेना ही लौटाता है, इसको पॉकेट वीटो कह सकते हैं। एक समय सीमा निर्धारित नहीं है कितने दिन, इसका 1986 में ज्ञानी जेल सिंह ने भाटिया का संविधान संशोधन पर देखिए, संविधान संशोधन पर राष्ट्रपति के पास कोई भी वीटो शक्ति नहीं है। जो 24वें संविधान संशोधन 1971 में संविधान संशोधन विधेयक पर राष्ट्रपति की अपनी स्वीकृति देने के लिए क्या कर देगा, तो बात करेंगे। 24वें संविधान संशोधन अध्यादेश जारी करने की शक्ति क्या था, आर्टिकल 123 मैंने अध्यादेश। संसद के दोनों सदनों के एक सदन अध्यादेश कब जारी करते हैं, संसद के 2 सदन है, लोकसभा और राज्यसभा। अगर दोनों सदनों में से या दोनों सदन या किसी एक सदन का तो नहीं चलता, तो राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है। कोई भी विधेयक दोनों सदनों से होकर ही पारित होता है, नियम होता है, ठीक है। और राष्ट्रपति का अध्यादेश जारी करने की शक्ति विधायिका की समांतर शक्ति नहीं है, ठीक है। लेकिन उनका अध्यादेश जैसे कानून वैसा ही है, ठीक है। लेकिन जो राष्ट्रपति के अध्यादेश जारी करने की शक्ति विधायिका के समांतर शक्ति में आर्टिकल 38 में इसको संविधान संशोधन न्यायिक समीक्षा के योग्य है, लेकिन 44वें संविधान से न्यायिक समीक्षा योग्य नहीं है। देखिए 38 संविधान संशोधन में बोलता है आदेश जारी करने की शक्ति न्यायिक समीक्षा की योग्य नहीं है, ठीक है, इनकी न्याय से लेकिन 44वें संविधान संशोधन इसको न्यायिक समीक्षा की योग्य बना दिया गया। आदेश केवल उन्हीं मुद्दों पर जारी किया जा सकता है जिस पर संसद कानून बना सकती है, ठीक है। किसमें आदेश केवल उन्हीं मुद्दों पर जारी किया जिस पर संसद कानून बना सकती है। चलिए अध्यादेश पर वही संवैधानिक सीमाएं होती है जो संसद द्वारा बनाए गए किसी कानून पर होती है, और एक अध्यादेश किसी भी मौलिक अधिकारों को छीन नहीं सकती है, मतलब उनका लघुकरण उनको छीन नहीं सकती, ठीक है। और किसी और प्रदेश की अधिकतम अवधि, किसी भी अध्यादेश की जो अधिकतम अवधि 6 महीने तक होती है। अगर पूछ देगा कि किसी भी अध्यादेश की अधिकतम अवधि क्या 6 महीने, संसद को मंजूरी ना होने पर की स्थिति में अध्यादेश की 6 हफ्तों की होती है, ठीक है। अध्यादेश सभा पटल पर रखने से पूर्व अगर समाप्त हो जाता है तो इस दौरान जितने भी कार्य किए गए वो सब वैध और प्रभावी रहेंगे, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। देखिए राष्ट्रपति की जो समाधान करने की शक्ति है, राष्ट्रपति के समाधान की न्यायपालिका स्वतंत्र है। राष्ट्रपति की अगर समाधान करने की शक्ति क्या है, आर्टिकल कितने, तो राष्ट्रपति की जो समाधान करने की शक्ति आपको बताएंगे किस आर्टिकल में, ठीक है। लेकिन जो राष्ट्रपति की समाधान करने की शक्ति राष्ट्रपति की न्यायपालिका से स्वतंत्र शक्ति है, वो एक कार्यकारी शक्ति क्या है, वो एक कार्यकारी शक्ति है। इसमें क्या क्षमा, क्षमा को देखते हैं, दोषी के दंड और सभी प्रकार के दंडों से क्षमा में मुक्त कर दिया जाता है। और फिर लघुकरण, दंड के स्वरूप को बदलकर कम कर दिया, प्रत्याहार, दंड की प्रकृति में परिवर्तन किए बिना उनकी अवधि को कम कर, विराम, किसी विशेष परिस्थितियों में जैसे गर्भावस्था है किसी भी बीमारी में माफ करना। आर्टिकल 161 के तहत राज्यपाल को भी क्षमादान करने की शक्ति है, लेकिन राज्यपाल की क्षमा को नहीं माफ करता। देखिए राष्ट्रपति जैसे न्यायालय सैन्य न्यायालय द्वारा दी गई सजा को क्षमा कर सकता है, परंतु राज्यपाल नहीं कर सकता, ये पूछता है, ठीक है। और राष्ट्रपति मृत्युदंड को क्षमा कर सकता है, लेकिन राज्यपाल नहीं करता, ठीक है। और राष्ट्रपति की शक्ति का प्रयोग केंद्रीय मंत्रिमंडल के परामर्श पर करेगा, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और राष्ट्रपति अपने आदेश के कारण बताने, जो राष्ट्रपति अपने आदेश का कारण बताने के लिए बाध्य नहीं है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और राष्ट्रपति को अपनी शक्ति का प्रयोग करने के लिए कोई भी न्यायालय द्वारा कोई भी दिशा निर्देश निर्धारित करने की आवश्यकता नहीं है। राष्ट्रपति की स्थिति पर कोई भी न्यायिक समीक्षा या फिर न्यायिक समीक्षा नहीं की जा सकती, ठीक है। और जब समाधान की पूर्व जब मतलब याचिका से पूर्व याचिका राष्ट्रपति रद्द कर दिया तो दूसरी याचिका दायर नहीं की जा सकती। और राष्ट्रपति की संवैधानिक स्थिति है, राष्ट्रपति के पास कुछ देखिए संवैधानिक विवेक स्वतंत्रता नहीं है, परंतु कुछ व्यक्तिगत विवेक की स्वतंत्रता है। देखिए जैसे लोकसभा में किसी भी अगर दल के पास स्पष्ट बहुमत न होने पर प्रधानमंत्री की अचानक मृत्यु हो जाने तथा उनका कोई स्पष्ट उत्तराधिकारी न होने पर वो प्रधानमंत्री की नियुक्ति कर दिया, ठीक है। अब वो मंत्रिमंडल को विकसित कर सकता है, विकृत कर सकता है यदि वो सदन अपना विश्वास मत खो दिया, सिद्ध का खो दिया। और वो लोकसभा को भी विकृत कर सकता है यदि वो मंत्रिमंडल ने अपना बहुमत खो दिया। देखिए अब पूछता है कि इनको सीक्वेंस में से कौन पहले राष्ट्रपति, 18 को देखते हैं। सबसे पहले राष्ट्रपति बने थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 1952, फिर 1957 बने थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, फिर उसके बाद डॉक्टर एस राधा। सबसे पहले 2 बार तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, फिर उनके पास आए थे राधाकृष्णन आए थे, फिर डॉक्टर जाकिर हुसैन। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, फिर राधाकृष्णन, फिर जाकिर हुसैन, फिर बीबी गिरी आए थे, फिर फखरुद्दीन अली अहमद, फिर डॉक्टर संजीवन रेड्डी आए थे, फिर ज्ञानी जैन सिंह थे, डॉक्टर वेंकटराव अमर होगा, ठीक है। और फिर शंकर दयाल शर्मा, फिर आप एक बार अच्छे से इसको देख लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ से क्वेश्चन बन पाता है, जितने भी राष्ट्रपति से क्वेश्चन मैंने एक ही वीडियो में अपडेट आया, वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर, वीडियो को लाइक शेयर करते रहिएगा। हाँ तो अब हम लोग देखेंगे संवैधानिक निकाय। देखिए संवैधानिक निकाय में हम लोग सबसे पहले देखेंगे कौन कौन सा जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है उसमें सबसे पहले हम लोग निर्वाचन आयोग को देखेंगे। तो जो निर्वाचन आयोग है एक अस्थायी स्वतंत्र निकाय, यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि निर्वाचन आयोग से, तो जो निर्वाचन आयोग है एक स्वतंत्र निकाय है, इसका अनुच्छेद 324 के अंतर्गत आता है। तो पूछ देगा निर्वाचन आयोग किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है, 324 अनुच्छेद के अंतर्गत आता है। इसमें संसद, राज्य विधानमंडल, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति जो पदों के लिए निर्वाचन एवं चुनाव के लिए व्यवस्था की गई है। जो चुनाव एक अखिल भारतीय संस्था क्या है, एक अखिल भारतीय संस्था है, राज्य और ये सब में चुनाव कराता है, ठीक है। एक मुख्य
मुख्य और 2 अन आयुक्त होते हैं। तो निर्वाचन आयोग में क्या होता है, एक मुख्य आयुक्त होते हैं और 2 अन आयुक्त होते हैं। इनकी नियुक्ति कौन करता है, इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। इनके जो सेवा और शर्तें क्या शर्तें हो, यहाँ सेवा शर्त इनकी राष्ट्रपति ही निर्धारित करती है। ठीक है, 1950 से 1989 तक जो एक सदस्य था, मतलब इसमें एक सदस्य थे, इसमें केवल एक मुख्य चुनाव आयुक्त है। लेकिन जो 1989 से इसमें 2 अन आयुक्त आ गए, मतलब एक मुख्य आयुक्त और 2 अन आयुक्त है। लेकिन फिर 1990 में एक सदस्य हो गया, फिर लेकिन 1993 से 2 सदस्य मतलब बहुत सदस्य हो गया। तो ये चलता है। जो चुनाव आयोग का कार्यकाल है 6 वर्ष या 65 वर्ष आयु तक होता है। तो कितना, जिसका कार्यकाल 6 ईयर्स है, 65 वर्ष आयु तक होता है। सॉरी। जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त उनके पदों से इस रीति से, मतलब जो निर्वाचन आयुक्त को उनके पद से किस रीति से हटाया जाता है, तो जैसे कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाता है विशेष बहुमत द्वारा। तो पूछ देगा ये चुनाव आयोग के आयुक्तों को किस रीति से हटाया जाता है, तो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के जैसे हटाया जाता है विशेष बहुमत द्वारा। अब संविधान में निर्वाचन आयोग के सदस्यों की योग्यता संविधान में निर्धारित नहीं की गई है। ठीक है, संविधान में इस बात का भी उल्लेख नहीं किया गया निर्वाचन आयोग के सदस्यों की अवधि कितनी होगी। ठीक है, नेक्स्ट हमारा संविधान में जो सेवानिवृत्त, मतलब इनके पद से हटने के बाद इनके निर्वाचन आयोग तो सरकार द्वारा अन्य दूसरी नियुक्तियों पर रोक नहीं लगाई गई है, मतलब इनके ये पूरे इस पर नियुक्त हो सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हमारा आते हैं संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी। तो जो यूपीएससी है वो भी एक संवैधानिक निकाय है। पूछ देगा इनमें से कौन सा ऐसे मिलान कर देते हैं, कौन सा संवैधानिक निकाय गैर संवैधानिक निकाय। तो यूपीएससी भी एक संवैधानिक निकाय है जो संविधान के भाग 14 और अनुच्छेद 315 से लेकर 323 तक आते हैं। ठीक है, संविधान के भाग 14 में अनुच्छेद 315 से लेकर 323 तक। ठीक है, इसमें एक अध्यक्ष होते हैं और अन्य कुछ सदस्य होते हैं। इनकी नियुक्ति कौन करता है, इनकी भी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। क्या करता है, इनकी भी नियुक्ति, तो इनकी नियुक्ति भी राष्ट्रपति करता है। आयोग के जो आधे से अधिक सदस्य कम से कम 10 वर्ष तक राज्य सरकार या केंद्र सरकार में उनको पद अनुभव होना चाहिए। ये इनका कार्यकाल क्या होता है, इनका कार्यकाल 6 वर्ष की अवधि से पद ग्रहण 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक होता है। ठीक है, नेक्स्ट राष्ट्रपति द्वारा संविधान में उल्लेखित मामलों की प्रक्रिया द्वारा ही हटाया जाता है। तो इनको राष्ट्रपति द्वारा हटाया जाएगा, लेकिन जो संविधान में उल्लेखित प्रक्रिया उन्हीं के द्वारा हटाया जाता है। असम लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या सदस्यों को राष्ट्रपति संविधान में वर्णित आधारों पर ही हटा सकते हैं। मतलब नेक्स्ट हमारा संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या सदस्यों को वेतन और भत्ते या पेंशन सहित सभी खर्चे भारत के संचित निधि से जाते हैं। किसके निधि से जाते हैं, भारत के संचित निधि से जाते हैं। असम लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष भारत सरकार किसी राज्य सरकार के किसी दिन किसी भी नियोजन या नौकरी के पात्र नहीं होंगे। मतलब ये पद से हटाने के बाद ये किसी भी नौकरी या नियोजन के लिए पात्र नहीं होंगे। यहाँ पे संघ होगा। ठीक है, संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य और संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या किसी राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त हो सकते हैं। मतलब वो अध्यक्ष के रूप में तो नियुक्त हो सकते हैं। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या किसी राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के रूप में, जो मतलब यूपीएससी है उनके जो चेयरमैन है किसी राज्य लोक सेवा के आयोग के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त हो सकते हैं। लेकिन इनके जो सदस्य फिर से किसी अन्य पात्र अन्य नौकरियों के लिए पात्र नहीं हो सकते, ऐसा समझ सकते हैं। नेक्स्ट हमारा संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष सदस्यों के कार्यकाल के बाद पुनः नियुक्त नहीं किया जा सकता। ठीक है, आर्टिकल 316 में सदस्यों की नियुक्ति और कार्यकाल के बारे में दिया गया। तो आर्टिकल 316 क्या है, आर्टिकल 316 में सदस्यों की नियुक्ति कार्यकाल और 320 में लोक सेवा आयोग के कार्य के बारे में दिया। नेक्स्ट हमारा आएगा वित्त आयोग। तो वित्त आयोग एक संवैधानिक निकाय, एक अर्धन्यायिक निकाय, अनुच्छेद 280 के अंतर्गत आता है। ठीक है, इसमें एक अध्यक्ष होते हैं, 4 अन्य सदस्य होते हैं, इनकी नियुक्ति भी राष्ट्रपति करते हैं। इनकी योग्यता क्या होती है, किसी भी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश या इस पद के लिए व्यक्ति को होना चाहिए। ऐसा व्यक्ति जो भारत के लेखा और वित्त मामलों के विशेष ज्ञान, और ऐसा व्यक्ति जिसे प्रशासन और वित्तीय हुआ, ठीक है, वित्तीय मामलों का व्यापक अनुभव, और ऐसा व्यक्ति जो अर्थशास्त्र का ज्ञान हो। पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष पूछता है, तो पहले वित्त आयोग का तो केसी नियोगी थे, दूसरे आयोग का संस्थानम थे, तीसरे एके चंदा थे, फिर चौथे डीआरपी रजमन्नार थे, फिर पांचवें महावीर त्यागी थे, छठवें ब्रह्मानंद रेड्डी थे। तो इतना 6 याद कर लेंगे तो आप सीक्वेंस कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है अनुसूचित जातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग। ये भी एक संवैधानिक निकाय है। जो अनुसूचित जातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग भी संवैधानिक निकाय है। ठीक है, इसका गठन आर्टिकल 338 के द्वारा किया गया था। क्या किया गया था, आर्टिकल 338 के द्वारा किया गया था। और जो 89वें संविधान संशोधन द्वारा 2003 द्वारा राष्ट्रीय आयोग को 2 भागों में विभाजित किया था। तो पूछ देगा किस संविधान संशोधन द्वारा राष्ट्रीय आयोग को, मतलब राष्ट्रीय जनजाति आयोग 2 भागों में विभाजित किया। तो 89वें संविधान संशोधन 2003 द्वारा एक राष्ट्रीय जनजाति आयोग बनाया गया, और 338 के राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, जाति आयोग, अनुसूचित जाति आयोग, अनुसूचित जनजाति आयोग का गठन किया गया कौन में। 2004 से अस्तित्व में आ गया। आयोग में, इसमें आयोग में एक अध्यक्ष होते हैं, एक उपाध्यक्ष होते हैं और 3 अन्य सदस्य होते हैं। क्या क्या होते हैं, एक अध्यक्ष होते हैं, एक उपाध्यक्ष होते हैं, 3 अन्य सदस्य, मतलब टोटल 5 सदस्य होते हैं। इनकी नियुक्ति कौन करते हैं, इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करती है, और ये अपनी वार्षिक रिपोर्ट ये राष्ट्रपति को भी प्रस्तुत करते हैं। इसे दीवानी न्यायालय की सत्ता प्राप्त होती है। ठीक है, इसके बाद है भारत का नियंत्रक मालिक प्रजक, जिसको शॉर्ट में कैग भी बोलते हैं। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये भी एक संवैधानिक निकाय। संविधान के भाग 5 अनुच्छेद 148 में इनकी नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। शपथ राष्ट्रपति के पास ही लेता है। एंड जो कैग का कार्यकाल होता है 6 वर्ष का होता है। ठीक है, इनका जो वार्षिक आयु कितनी होती है, 65 वर्ष तक अपने पद पर रहेंगे। इसमें 1 मिनट यहाँ पे देखिएगा। देखिए, जो राष्ट्रीय जनजाति आयोग, इनका कार्यकाल 3 वर्ष का होता है। क्या होता है, इनका कार्यकाल जो 3 वर्ष का होता है, वैसे ही बताना था आपको। नेक्स्ट हमारा देखिए, जो क्या है, इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, और ये शपथ भी राष्ट्रपति के समझ ही लेंगे। इनका कार्यकाल 6 वर्ष का या 65 वर्ष आयु तक होता है। ये ताकत राष्ट्रपति को दे सकते हैं। ठीक है, और राष्ट्रपति द्वारा उस रीति से हटाया जा सकता है, जैसे उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को। देखिए, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को उसी रीति से हटाया जाता है जैसे निर्वाचन आयोग के, फिर और ये यूपीएससी के, और यूपीएससी के बाद से ये कैग, इन तीनों को एक ही नीति से हटाया जाता है। पद छोड़ने के बाद किसी अन्य पद, चाहे वो भारत सरकार या राज्य सरकार, को ग्रहण नहीं कर सकता। मतलब क्या को एक बार पद छोड़ने के बाद किसी भी राज्य सरकार या भारत सरकार में ग्रहण नहीं कर सकता। ठीक है, आज इनके वेतन और सेवा शर्तें संसद द्वारा निर्धारित की जाती है। तो क्या के वेतन और सेवा शर्तें संसद द्वारा निर्धारित की जाती है। कोई मंत्री संसद के दोनों सदनों में नियंत्रक मालिक प्रजों को प्रतिनिधित्व नहीं कर सकता। तो इसकी कोई भी प्रतिनिधित्व नहीं कर सकता कोई भी मंत्री। ठीक,
ठीक है। और फिर और कोई भी मंत्री इनके द्वारा किए गए किसी भी कार्य की जिम्मेदारी नहीं ले सकता। आयोग के एक कार्य देखते ही काफी पूछा जाता है। तो भारत की संचित नदियां, प्रत्येक राज्य की संचित नदियां, प्रत्येक संशासित प्रदेश जहां विधानसभा या सभी विकास में लेखा का परीक्षा करता है, वो भारत की संचित नदियां, ये भारत के लोक लेखा से प्रत्येक राज्य की आकस्मिकता नदियां, प्रत्येक राज्य के लोक लेखा समिति बैंक का लेखा परीक्षा करता है। और संघ सरकार या राज्य सरकार, यहाँ पे संघ हुआ, ये संघ सरकार या राज्य सरकार में किसी विभाग द्वारा सभी जो ये ट्रेनिंग निर्माण लाभ या हानि का लेखा परीक्षा करता है, मतलब सबका लेखा परीक्षा करता है। ठीक है। आर्टिकल 151 नियंत्रक और मालिक परिषद के नियंत्रक मालिक परिषद कार्य शक्तियां दिया गया है। ठीक है। भारत का महान्यायवादी, तो महान्यायवादी में संवैधानिक निकाय है। आर्टिकल 76 में चर्चा के देश का ये सर्वोच्च कानून अधिकारी, जो महान्यायवादी है ये देश का सर्वोच्च कानून अधिकारी होता है। आर्टिकल 76 के अंतर्गत आएगा। इनकी नीति भी राष्ट्रपति करते हैं। ठीक है। और ये राष्ट्रपति के ही प्रसाद पर अपने पद पर जब चाहे राष्ट्रपति अपने उनको अपने पद से हटा सकता है। इनमें उन योग्यता, यहाँ की योग्यता होगा, उनमें इन योग्यताओं का होना आवश्यक जो उच्चतम न्यायालय के किसी भी न्यायाधीश की नियुक्ति के लिए होता है। ठीक है। महान्यायवादी का कार्यकाल संविधान द्वारा निर्धारित नहीं किया गया। इसको हटाने की प्रक्रिया भी उल्लेख नहीं है। राष्ट्रपति के प्रसाद अपने पद पर बने रहते हैं। संविधान में महान्यायवादी का जो प्रासंगिक होगा, मतलब प्रासंगिक तय नहीं किया गया। उनको राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित प्रासंगिक को वेतन नहीं मिलता, इनको प्रासंगिक मिलता है। ठीक है। ये प्रसंग, और ये राष्ट्रपति द्वारा ही तय किया जाता है। नेक्स्ट हमारा महान्यायवादी केंद्रीय कैबिनेट का सदस्य नहीं होता। क्या नहीं होता? वो केंद्रीय कैबिनेट का सदस्य नहीं होता। फिर आएगा राज्य, जैसे महान्यायवादी संघ में राज्य का माध्य होता है। आर्टिकल 165 में राज्य का सर्वोच्च कानून अधिकारी होता है। इनकी नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है। इनकी योग्यता भी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के बराबर होती है। राज्यपाल द्वारा उनको पद से हटाया जाता है। फिर अब हम देखेंगे यहाँ पे गैर संवैधानिक निकाय। अभी तो संवैधानिक निकाय देखें, अब हम यहाँ पे देखेंगे गैर संवैधानिक निकाय। तो जो गैर संवैधानिक निकाय में देखेंगे, सबसे पहले राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग। क्या है? राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग। तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग गठन संसद में पारित अधिनियम द्वारा मानवाधिकार संरक्षण नियम 1993 से किया गया। ठीक है। और आयोग एक बहुसदस्य संस्था है, बहुसदस्यीय संस्था है। इसमें एक अध्यक्ष होते हैं, 5 सदस्य होते हैं। इसमें एक अध्यक्ष होते हैं, 5 अंश सदस्य होते हैं। आयोग के अध्यक्ष भारत के कोई जो सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश है, उच्चतम न्यायालय के कोई न्यायाधीश होना चाहिए। और एक सदस्य उच्चतम न्यायालय कार्यरत या सेवानिवृत्त न्यायाधीश, उच्च न्यायालय के कार्यरत या तीन जो उनको मानवाधिकार से संबंधित जानकारी होनी चाहिए। और जो आयोग के अध्यक्ष सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा, प्रधानमंत्री, जो राष्ट्रीय मानवाधिकार के सदस्यों की नियुक्ति के राष्ट्रपति द्वारा एक समिति गठित की जाती है, जिनमें 6 लोग होता है, उस सिफारिश पे होती है। इस समिति में कौन कौन होते हैं? इस समिति में प्रधानमंत्री होते हैं, लोकसभा अध्यक्ष होते हैं, प्रधानमंत्री लोकसभा अध्यक्ष होते हैं, उपसभापति होते हैं, संसद एवं सदनों के विपक्ष के दल के नेता, केंद्रीय गृह मंत्री होते हैं। और आयोग के अध्यक्ष सदस्यों का कार्यकाल क्या है? 3 वर्ष का होता है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के सदस्यों का कार्यकाल 3 वर्ष या 70 वर्ष आयु तक होता है। ठीक है। इनकी पुनर्नियुक्ति के लिए पात्र है। पुनर्नियुक्ति के लिए मतलब इनको पुनर्नियुक्त किया जा सकता है। और अपने कार्यकाल के पश्चात आयोग के अध्यक्ष सदस्य केंद्र सरकार, राज्य सरकार किसी भी पद के लिए योग्य नहीं, मतलब और किसी पद के लिए योग्य नहीं हो, लेकिन इस पद के लिए पुनः योग्य है, मतलब कितनी बार में वो अध्यक्ष बन सकते हैं। ठीक है। इसे सदस्य बन सकते हैं। चलिए अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे राज्य मानव अधिकार आयोग। जो राज्य मानव अधिकार आयोग, ये भी एक बहुसदस्यीय सेम वही अधिनियम 1993 के तहत बनाया गया है। इसको भी एक बहुसदस्यीय निकाय। इसमें एक अध्यक्ष, 2 अन्य सदस्य होते हैं। इसमें तो एक अध्यक्ष होते हैं और 5 अन्य सदस्य होते थे। ठीक है। इसमें एक अध्यक्ष होते हैं, 2 अन्य सदस्य होते हैं। ठीक है। इनकी नियुक्ति राज्यपाल द्वारा एक समिति की अनुशंसा पर की जाती है। समिति मुख्यमंत्री होते हैं, विधानसभा के अध्यक्ष होते हैं, राज्य के गृह मंत्री, विधानसभा या गृह मंत्री, राज्य विधानसभा विपक्ष के नेता सेम सेम है। ठीक है। इनका कार्यकाल 3 वर्ष से 70 वर्ष आयु तक होती है। ठीक है। केंद्रीय सूचना आयोग, जो केंद्रीय सूचना आयोग की स्थापना 2005 में केंद्र सरकार द्वारा की गई है। जो केंद्रीय सूचना आयोग है गैर संवैधानिक निकाय है। इसकी स्थापना 2005 में केंद्र सरकार द्वारा की गई है। इसमें मुख्य सूचना आयुक्त और अतिरिक्त 6 सूचना आयुक्त होते हैं। टोटल केंद्रीय सूचना आयोग टोटल 7 लोग, मुख्य सूचना आयुक्त, 6 अन्य सूचना आयुक्त होते हैं। इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा एक समिति की सिफारिश करते थे। इनकी भी जो नियुक्ति होती है राष्ट्रपति द्वारा एक समिति की सिफारिश पर होती है। इसमें प्रधानमंत्री होते हैं, लोकसभा में विपक्ष के नेता होते हैं, और प्रधानमंत्री द्वारा मनोनीत एक कैबिनेट मंत्री होता है। कौन कौन होते हैं? केंद्रीय सूचना प्रधानमंत्री होता है, लोकसभा में विपक्ष के नेता होते हैं, और प्रधानमंत्री द्वारा मनोनीत कैबिनेट मंत्री होता है। ठीक है। और उनके सदस्यों को सार्वजनिक जीवन का प्राप्त अनुभव होना चाहिए। ठीक है। क्या होना चाहिए? प्राप्त अनुभव होना चाहिए। उन्हें संसदीय किसी कार्य राज्य विधानमंडल सदस्य नहीं होना चाहिए। उन्हें संसद या किसी राज्य विधानमंडल, जो केंद्रीय सूचना आयोग उनके सदस्यों को संसद या किसी भी राज्य विधानमंडल का सदस्य नहीं होना चाहिए। राजनीति से कोई भी लाभ प्राप्त ना हो। ठीक है। इनकी जो आयु है 65 वर्ष आयु तक के रहेंगे। ठीक है। इनकी पुनः नियुक्ति पात्र, जो केंद्रीय ये पुनः नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होते। ठीक है। ये पात्र नहीं होते हैं, मतलब केंद्रीय सूचना आयोग के जो अध्यक्ष है पुनः नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होते। फिर केंद्रीय सूचना आयुक्त, इसके पहले ये देखिए केंद्रीय सूचना आयोग है। अब यहाँ पे देखेंगे हम लोग जो केंद्रीय सूचना आयुक्त है, मतलब और जो संघ लोक सेवा यूपीएससी या कर्मचारी चयन आयोग है, केंद्रीय सत्कर्ता आयोग है, और केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो या लोकपाल है। जो लोकपाल है किस मंत्रालय के पूर्ण ये क्रमिक मंत्रालय के अंतर्गत आता है। फिर अंतर्राज्यीय परिषद, क्षेत्रीय परिषद, राष्ट्रीय अनुसंधान एजेंसी, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग और राष्ट्रीय अन्वेषण गृह मंत्रालय के अंतर्गत है। जो भारत का महान्यायवादी, भारत विधि आयोग और भारत का निर्वाचन आयोग, भारत का परिसीमन आयोग, ये विधि अन्य मंत्रालय का है। फिर आज हम देखेंगे राज्य सूचना केंद्रीय सूचना आयोग। देखें उसका विघटन 2005 में किया गया था। इनका विघटन राज्य कृषि 2005 में किया गया। मुख्य आयुक्त एवं अन्य सूचना आयुक्त होते हैं। इनकी संख्या 10 से अधिक नहीं होने। उसमें एक मुख्य सूचना आयुक्त और 5 के 6 अन्य सूचना आयुक्त होते हैं। इसमें एक मुख्य सूचना आयुक्त और अन्य सूचना जो जिसकी संख्या 10 से अधिक नहीं होनी चाहिए। इनकी नियुक्ति राज्यपाल द्वारा एक समिति की सिफारिश पर, जैसे मुख्यमंत्री होते हैं, विपक्ष मतलब उसमें लोकसभा में विपक्ष के, विधानसभा में विपक्ष के नेता होते हैं, और मुख्यमंत्री द्वारा मनोनीत एक कैबिनेट होगा, प्रधानमंत्री द्वारा मनोनीत एक कैबिनेट मंत्री सदस्य होते हैं। ठीक। संसदीय किसी राज्य विधानमंडल का सदस्य नहीं होना चाहिए, मतलब संसद या किसी राज्य विधानमंडल सदस्य नियुक्त के लिए पात्र नहीं होते। ठीक है। सेम सेम राज्य के मुख्य सूचना आयुक्त के वेतन और भत्ते और सेवा होते केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित, ये इंपॉर्टेंट लाइन है। ठीक है। मतलब राज्य के जो मुख्य सूचना आयुक्त उनके वेतन और भत्ते केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। क्या किए जाते हैं? केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। नेक्स्ट हमारा केंद्रीय सत्कर्ता आयुक्त। जो केंद्रीय सत्कर्ता आयोग है ये भ्रष्टाचार रोकने के लिए एक प्रमुख संस्था है। इसकी स्थापना जो की गई थी 1964 में केंद्र सरकार द्वारा एक प्रस्ताव गठन किया जाता है। केंद्रीय सत्कर्ता आयोग गठन 1964 में की गई थी। किसकी सिफारिश पर? तो संस्थानम समिति की सिफारिश पर की गई थी। ठीक है। 2003 में सांसद और पारित एक संवैधानिक 2003 में इनको एक संवैधानिक दर्जा दिया गया है। बहुसंविधिक साविधिक दिया गया। बहुसदस्यीय संस्था। इसमें केंद्रीय सत्कर्ता आयुक्त 2 या 2 से कम सत्कर्ता आयुक्त होते हैं। इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा एक 3 सदस्यीय समिति की सिफारिश पर की जाती है। ठीक है। इससे प्रधानमंत्री होते हैं, लोकसभा के विपक्ष होते हैं, केंद्रीय गृह मंत्री होते हैं। ठीक है। और जो इनका कार्यकाल होता है, इनका कार्यकाल कितना है? केंद्रीय 70 4 वर्ष होता है या 65 वर्ष आयु तक होता है।
चलिए अब हम लोग देखेंगे केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो, ठीक है, सीबीआई, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो। इसकी स्थापना 1964 में गृह मंत्रालय के एक संकल्पना द्वारा स्थापित की गई थी, ठीक है। जैसे केंद्रीय सत्कर्ता की स्थापना 1964 में की गई थी, वैसे ही 1963 में सीबीआई की स्थापना की गई थी। बाद में एक क्रमिक मंत्रालय को स्थानांतरित कर दिया गया था, ठीक है। इनकी भी संस्थान समिति आयोग ने सिफारिश की थी। सीबीआई को कोई वैधानिक संस्था नहीं है, ऐसे शक्ति जो दिल्ली पुलिस अधिष्ठान अधिनियम 1946 से प्राप्त होता है। फिर आएगा सबसे इंपॉर्टेंट लोकपाल या लोकायुक्त। जो लोकपाल है, भारतीय प्रशासनिक सुधार आयोग की सिफारिश कर नागरिकों की जो समस्या को समाधान हेतु दो विशेष अधिकारी लोकपाल या लोकायुक्त की नियुक्ति की गई थी। अब देखेंगे 1966 से 1970 लोकपाल जो है मंत्री जो मंत्री केंद्र तथा राज्य स्तर के सचिव संबंधित शिकायतों को देखता है। जो लोकायुक्त है केंद्र राज्य में विशेष उच्च अधिकारियों की शिकायतों को देखता है। जो प्रशासनिक सुधार आयोग ने न्यूजीलैंड की तरह न्यायालय को लोकायुक्त लोकपाल के दायरे से बाहर रखा है। जो प्रशासनिक हमारा सुधार आयोग जो प्रशासनिक सुधार आयोग ने न्यूजीलैंड की तरह जो न्यायालय को लोकायुक्त या लोकपाल के दायरे से बाहर रखा है, लेकिन जो स्वीडन में न्यायालय को इसके अंतर्गत रखा गया है। जो प्रशासनिक सुधार आयोग के अनुसार राष्ट्रपति भारत के मुख्य न्यायाधीश लोकसभा अध्यक्ष राज्यसभा के सभापति की सलाह पर जो लोकपाल की नियुक्ति करता है। क्या तो प्रशासनिक सुधार आयोग के अनुसार जो राष्ट्रपति है भारत के जो मुख्य न्यायाधीश और लोकसभा अध्यक्ष और राज्यसभा के सभापति, मतलब मुख्य न्यायाधीश भारत के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, लोकसभा के अध्यक्ष और राज्यसभा के सभापति की सलाह वही लोकपाल का नियुक्ति होता है, ठीक है। लोकायुक्त सबसे पहले जो लोकायुक्त का गठन किया गया तो 1971 में महाराष्ट्र में। देखिए इसके पहले उड़ीसा में यह अधिनियम बन गया तो 1970 में, लेकिन पारित होता 1983 में। उससे पहले महाराष्ट्र 1971 में यह पारित हो गया था। वर्ष 2013 में इसको दर्जा मिल गया और 21 राज्यों और एक संघ शासित प्रदेश में यह स्थापना की गई। सभी राज्यों में जो लोकायुक्त है उसमें ढांचा समान नहीं है, ठीक है। क्या है, सभी राज्यों में इसका ढांचा समान है। लोकायुक्त और उप लोकायुक्त की नियुक्ति को राज्य के राज्यपाल संबंधित राज्य के राज्यपाल द्वारा की जाती है। इनकी नियुक्ति के समय राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और राज्य विधानसभा में विपक्ष के नेता से परामर्श अनिवार्य यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जो लोकायुक्त की नियुक्ति के समय जिस राज्य में लोकायुक्त की नियुक्ति होती है उसमें राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और राज्य विधानसभा में विपक्ष के नेता से परामर्श अनिवार्य है, ठीक है। इनका कार्यकाल 65 वर्ष आयु तक 5 साल या 65 वर्ष की आयु तक होता है और यह पुनः नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होते। क्या होती है, पुनः नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होते। सबसे पहले उड़ीसा में 1900 तक लेकिन लागू होता है 1983 में। सबसे पहले महाराष्ट्र 1970, बिहार में 1974 में लोकायुक्त की नियुक्ति होती है, ठीक है। उत्तर प्रदेश में 1975, उत्तर प्रदेश 1975 और बिहार 1974, गोवा 1911, दिल्ली 1995, ठीक है। अब राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण, इसकी स्थापना हुई थी 2009 में। तो बस इसमें दिख रहा है राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण की स्थापना हुई थी 2009 में। अब हम लोग देखेंगे मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक संसद, पार्लियामेंट। पार्लियामेंट से हर एक साल क्वेश्चन आता है, एक या दो क्वेश्चन यहाँ से देखने कोई भी एग्जाम जहाँ पॉलिटी क्वेश्चन आता है पार्लियामेंट से क्वेश्चन आता ही आता है। तो यहाँ पे हम अच्छे से देखेंगे पार्लियामेंट, ठीक है। हम लोग पार्लियामेंट देखेंगे। देखिए एक ऐसा वीडियो होने वाला है जिसमें आपको पूरी पॉलिटी कवर हो जाएगी। तो कहीं भी आपको भटकने की जरूरत नहीं है, एक ही वीडियो में सारा पॉलिटी आपको कंप्लीट हो जाएगी। तो यहाँ रिवीजन के तौर पर आप इसको 2x करके रिवीजन कर सकते हैं। तो हम लोग संसद आर्टिकल 79 में संसद की जो संसद है वो लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति मतलब प्रेसिडेंट से मिलकर बनाया संसद, ठीक है। क्या है, संसद। तो संसद पूछ देगा संसद किससे मिलकर बना था, लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट मतलब राष्ट्रपति। आप पूछेगा राष्ट्रपति के संसद का सदस्य है तो जो राष्ट्रपति संसद का सदस्य नहीं लेकिन उसका अभिन्न अंग है, क्योंकि जो संसद है लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से ही मिलकर बना होता है। अब हम लोग देखेंगे लोकसभा, ठीक है। लोकसभा को निम्न सदन भी बोलते हैं। आर्टिकल 81 में क्या, आर्टिकल 81 में लोकसभा इसको निम्न सदन भी बोलते हैं, युवा सदन बोलते हैं, जनता का सदन भी बोला जाता है, ठीक है। अब इनकी संरचना वर्तमान इनकी में 545 सदस्य है। इसमें से जो 543 में से वर्तमान अधिकतम संख्या 543 हो सकती है, लेकिन वर्तमान में 543 में से जो 530 राज्यों के 13 शासित प्रदेश हो गए। नो देखिए जो 104वें संविधान संशोधन द्वारा जो 2 आंग्ल भारतीय मनोनीत को रोक दिया गया। जैसे 104 2 आंग्ल भारतीय मनोनीत सदस्यों को लोकसभा में राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं, लेकिन 104वें संविधान संशोधन इनको रोक दिया गया। प्रथम निर्वाचित जो आंग्ल भारतीय सदस्य क्या वो बोलें थे, क्या है वो बोलें थे। लोकसभा की जो सीटों की संख्या है 84 संविधान संशोधन 2026 तक फिक्स कर दिया गया। लोकसभा की सीटों की संख्या किस संशोधन 84। चलिए तो देखिए इसमें परिसीमन अभी तक कितनी बार होते हैं, 4 बार हुआ, कितनी बार 4 बार हुआ। और जिसके प्रथम अध्यक्ष थे चंद्रशेखर थे, कौन से चंद्रशेखर थे। और इसके अगर लास्ट अध्यक्ष के बारे अंतिम अध्यक्ष तो कुलदीप सिंह थे। और लोकसभा के निर्वाचन में योग्यता देखते तो भारत का जो लोकसभा का जो निर्वाचन में लोकसभा के जो अध्यक्ष या लोकसभा के सदस्य बनने के लिए क्या क्या योग्यता होती है। भारत का नागरिक हो, 25 वर्ष की न्यूनतम आयु, उसकी 25 वर्ष की न्यूनतम आयु और अन्य योग्यता जो संसद द्वारा जन प्रतिनिधि नियम 1951 में दिया गया। देखते हैं क्या क्या, किसी भी लाभ के पद पर ना हो, 2 वर्ष से अधिक की सजा ना हुई हो किसी भी चीज में, ठीक है। और दहेज प्रथा या सती प्रथा जैसा कोई आरोप ना लगा हो, भ्रष्टाचार जो भ्रष्ट आचरण में ना पाया गया और जो दल बदल विरोधी है उनमें ना पाया गया हो और फिर दूसरे देश की नागरिकता ना लिया हो। फिर शपथ, जो इनको शपथ कौन दिलाता है, लोकसभा के सदस्यों को शपथ या अध्यक्ष को शपथ कौन है, तो लोकसभा के सदस्यों को शपथ कौन, राष्ट्रपति शपथ दिलाता है। कौन दिलाता है, तो राष्ट्रपति शपथ दिलाता है। राष्ट्रपति किसे शपथ दिलाता है, जो राष्ट्रपति है उनमें से एक प्रोटेम स्पीकर को शपथ दिलाता है। ये जो प्रोटेम स्पीकर और लोकसभा के सभी सदस्यों को शपथ दिलाता है। तो पूछ देगा लोकसभा के सदस्यों को शपथ कौन दिलाता है, प्रोटेम स्पीकर नहीं हो तो राष्ट्रपति हो तो प्रोटेम स्पीकर, ठीक है। तो और प्रोटेम स्पीकर और सभी जो लोकसभा का अध्यक्ष है उनको ना शपथ, वो जो लोकसभा के अध्यक्ष को अध्यक्ष के रूप में शपथ नहीं दिलाता राष्ट्रपति, वो लेते हैं लोकसभा के सदस्य के तौर पर वो शपथ लेते हैं। नोट देखिए प्रथम जो प्रोटेम स्पीकर है जीपी मौलंकर है, क्या है मौलंकर है। इनका कार्यकाल क्या है, इनका कार्यकाल प्रथम बैठक से लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष है, ठीक है। और जो आपातकालीन समय में जो एक बार में 1 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है लोकसभा का जो कार्यकाल, और आपातकाल अगर बीच में रुक जाए तो लोकसभा का जो कार्यकाल 6 महीने में खत्म हो जाएगा। जो 42वें संविधान संशोधन है लोकसभा का कार्यकाल 6 वर्ष कर दिया गया, लेकिन जो 44वें संविधान संशोधन 1978 फिर से 5 वर्ष कर दिया गया। राष्ट्रपति स्वयं अपने विवेक से लोकसभा को भंग कर सकता है अगर बहुमत ना होता। राज्यसभा देखें, राज्यसभा आर्टिकल 80 में वही बात कर लोकसभा 81 में था, राज्यसभा 80 में अधिकतम 250 सदस्य हो सकते हैं। वर्तमान विषय 238 में राज्य 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं राज्यसभा से, ठीक है। और राज्यसभा में 12 जो सदस्य मनोनीत किए जाते हैं जिसमें राष्ट्रपति, विज्ञान, कला और साहित्य
समाज सेवा के आधार परिवार सदस्यों मनोनीत कर सकता है। ठीक है, योग्यता क्या है? भारत के नागरिक को 30 वर्ष की आयु कंप्लीट कर चुका हो। ठीक है, इनका जो निर्वाचन एकल संक्रमण मत प्रणाली के आधार पर कार्यकाल राज्यसभा का कोई भी कार्यकाल नहीं था। जो राज्यसभा है उनका कोई भी कार्यकाल नहीं होता है। ठीक है, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। ठीक है, और जो बताए लोकसभा भंग किया जाता है लेकिन राज्यसभा का भी भंग नहीं किया जा सकता। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है और जो प्रत्येक 2 साल पे 1 या 3 सदस्य निर्वाचित हो सकते हैं। हम लोकसभा का आदेश देखते हैं, जो लोकसभा के अध्यक्ष अपने मतलब जो लोकसभा के अध्यक्ष अपने जो सदस्यों में से आदेश को चुनती है। लोकसभा के अध्यक्ष कोई शपथ नहीं होता। देखिए, तीसरे अनुच्छेद शपथ का प्रावधान भी नहीं होता है। ठीक है, और इसकी शपथ संसद के सदस्य के रूप में होती है, ना कि अध्यक्ष के रूप में। त्यागपत्र लोकसभा अध्यक्ष त्यागपत्र उपाध्यक्ष को दे सकता है। और लोकसभा अध्यक्ष को हटाना, लोकसभा के अध्यक्ष को कैसे हटा सकते हैं? तो लोकसभा अपने तत्कालीन सदस्य संख्या के बहुमत से उनके अध्यक्ष को हटा सकते हैं और अध्यक्ष पद के हटने के बाद उनकी अध्यक्षता और निर्णायक मतलब उनकी लोकसभा को अध्यक्षता भी नहीं कर सकता, ना निर्णायक वोट दे सकता है, परंतु लोकसभा के सदस्य के तौर पर सारा काम करेगा। ठीक है, अध्यक्ष लोकसभा के अध्यक्ष का कार्य पूछता है, लोकसभा के अध्यक्ष का कार्य क्या है? तो सदन की बैठक की अध्यक्षता करता है। ठीक है, कार्रवाई को संचालित करता है, पूरा मगर पूरा ना होने पर कार्रवाई को स्थगित कर देता है। संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कर संयुक्त अधिवेशन बुलाता कौन? संयुक्त अधिवेशन बुलाता है राष्ट्रपति की अध्यक्षता करते हैं लोकसभा। ठीक है, धन विधेयक मतलब कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, ये इसका अंतिम निर्णय क्या होता है? लोकसभा अध्यक्ष का अंतिम निर्णय कोई विधेयक। ठीक है, निर्णायक मत प्रयोग करता है, सदन के सदस्य को बोलने की अनुमति देता है। ठीक है, दल विरोधी अगर सदस्य को दोषी पाता है और किसी भी सदस्य से रद्द करने में राष्ट्रपति को सलाह देता है। उपाध्यक्ष देता है, अध्यक्ष की अनुपस्थिति में लोकसभा के अध्यक्ष उपाध्यक्ष अध्यक्षता करता है। अध्यक्ष होता है राज्यसभा के उपसभापति, उसी में से चुनी जाएगी, मतलब उनके तत्कालीन बहुमत से हटाया जाएगा। जैसे प्रथम उपसभापति राज्यसभा के उपसभापति कृष्णा राय थे। कृष्णा राय सभापति उपसभापति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। कितने वर्ष का? 5 वर्ष का। विपक्ष के नेता देखते काफी पूछा विपक्ष का नेता, तो जो संसद के दोनों सदन लोकसभा राज्यसभा एक विपक्ष का नेता होता है। विपक्ष की जो नेता है सबसे बड़ी पार्टी जो सदस्य कुल सदस्यों की 10वें हिस्से के बराबर होनी चाहिए। और विपक्ष के नेता की सूरत 1965 में पहली बार विपक्ष के नेता को मानता भी तो पूछेगा पहली बार विपक्ष के नेता को मानता कब? 1965 में। स्थगन क्या है? ये सिर्फ एक बैठक को समाप्त करता है, ना कि सत्र को। कहां पूछता है? स्थगन और सत्रासन में अंतर। तो जो स्थगन है वो केवल एक बैठक को समाप्त करता है, ना कि सत्र को। ये सदन के पीठासीन अधिकारी द्वारा किया जाता है। जो स्थगन है वो कौन करता है? सदन के पीठासीन। चलिए, तो देखिए इसमें परिसीमन अभी तक कितनी बार होते? 4 बार हुआ है, कितनी बार? 4 बार। आज इसके प्रथम अध्यक्ष थे चंद्रशेखर थे। कौन थे? चंद्रशेखर थे। और इसके अगर लास्ट अध्यक्ष के अंतिम अध्यक्ष तो कुलदीप सिंह थे। और लोकसभा के निर्वाचन योग्यता देखते तो भारत का जो लोकसभा का जो निर्वाचन में लोकसभा के जो अध्यक्ष या लोकसभा के सदस्य बनने के लिए क्या क्या योग्यता मतलब भारत का नागरिक हो, 25 वर्ष की न्यूनतम आयु, उसकी 25 वर्ष की न्यूनतम आयु और अन्य योग्यता जो संसद द्वारा जन प्रतिनिधि अधिनियम 1951 में दिया गया। देखते हैं क्या क्या। किसी भी लाभ के पद पर ना हो, 2 वर्ष से अधिक की सजा ना हुई हो किसी भी चीज में। ठीक है, दहेज प्रथा या सती प्रथा जैसा कोई आरोप ना लगा हो, भ्रष्ट आचरण में ना पाया गया और जो दल बदल विरोधी है उनमें ना पाया गया हो और फिर दूसरे देश की नागरिकता ना लिया हो। फिर शपथ, जो इनको शपथ कौन दिलाता है? लोकसभा के सदस्यों को शपथ या अध्यक्ष को शपथ कौन? तो लोकसभा के सदस्यों को शपथ कौन? राष्ट्रपति शपथ दिलाता है। कौन दिलाता है? तो राष्ट्रपति शपथ दिलाता है। राष्ट्रपति किसे शपथ दिलाता है? जो राष्ट्रपति है उनमें से एक प्रोटेम स्पीकर को शपथ दिलाता है। ये जो प्रोटेम स्पीकर और लोकसभा के सभी सदस्यों को शपथ दिलाता है। तो पूछेगा लोकसभा के सदस्यों को शपथ कौन दिलाता है? प्रोटेम स्पीकर नहीं हो तो राष्ट्रपति हो तो प्रोटेम स्पीकर। ठीक है, तो और प्रोटेम स्पीकर सभी जो लोकसभा का अध्यक्ष है उनको ना शपथ वो जो लोकसभा के अध्यक्ष को अध्यक्ष के रूप में शपथ नहीं दिलाता राष्ट्रपति, वो लेते हैं लोकसभा के सदस्य के तौर पर वो शपथ देते हैं। नोट देखिए, प्रथम जो प्रोटेम स्पीकर है जीवी मौलंकर क्या है? मौलंकर है। कार्यकाल क्या है? कार्यकाल प्रथम बैठक से लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष है। ठीक है, और जो आपातकालीन समय में जो एक बार में 1 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है लोकसभा का जो कार्यकाल, और आपातकाल अगर बीच में रुक जाए तो लोकसभा का जो कार्यकाल 6 महीने में खत्म हो जाएगा। जो 42वें संविधान संशोधन है लोकसभा का कार्यकाल 6 वर्ष कर दिया गया, लेकिन जो 44वें संविधान संशोधन 1978 है फिर से 5 वर्ष कर दिया गया। राष्ट्रपति स्वयं अपने विवेक से लोकसभा को भंग कर सकता है अगर बहुमत ना होगा। राज्यसभा देखें, राज्यसभा आर्टिकल 80 में वही बात लोकसभा का 81 में था। राज्यसभा 81 अधिकतम 250 सदस्य हो सकते हैं। वर्तमान में से 238 में राज्यों 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं राज्यसभा से। ठीक है, और राज्यसभा में 12 जो सदस्य मनोनीत किए जाते हैं जिसमें राष्ट्रपति विज्ञान कला और साहित्य समाज सेवा के आधार पर सदस्य मनोनीत कर सकता है। ठीक है, योग्यता क्या है? भारत के नागरिक को 30 वर्ष की आयु कंप्लीट कर चुका हो। ठीक है, इनका जो निर्वाचन एकल संक्रमण मत प्रणाली के आधार पर कार्यकाल राज्यसभा का कोई भी कार्यकाल नहीं था। जो राज्यसभा है उनका कोई भी कार्यकाल नहीं होता है। ठीक है, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। ठीक है, और जो बताए लोकसभा भंग किया जाता है लेकिन राज्यसभा का भी भंग नहीं किया जा सकता। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है और जो प्रत्येक 2 साल पे 1 या 3 सदस्य निर्वाचित हो सकते हैं। हम लोकसभा का आदेश देखते हैं, जो लोकसभा के अध्यक्ष अपने मतलब जो लोकसभा के अध्यक्ष अपने जो सदस्यों में से आदेश को चुनती है। लोकसभा के अध्यक्ष कोई शपथ नहीं होता। देखिए, तीसरे अनुच्छेद शपथ का प्रावधान भी नहीं होता है। ठीक है, और इसकी शपथ संसद के सदस्य के रूप में होती है, ना कि अध्यक्ष के रूप में। त्यागपत्र लोकसभा अध्यक्ष त्यागपत्र उपाध्यक्ष को दे सकता है। और लोकसभा अध्यक्ष को हटाना, लोकसभा के अध्यक्ष को कैसे हटा सकते हैं? तो लोकसभा अपने तत्कालीन सदस्य संख्या के बहुमत से उनके अध्यक्ष को हटा सकते हैं और अध्यक्ष पद के हटने के बाद उनकी अध्यक्षता और निर्णायक मतलब उनकी लोकसभा को अध्यक्षता भी नहीं कर सकता, ना निर्णायक वोट दे सकता है, परंतु लोकसभा के सदस्य के तौर पर सारा काम करेगा। ठीक है, अध्यक्ष लोकसभा के अध्यक्ष का कार्य पूछता है, लोकसभा के अध्यक्ष का कार्य क्या है? तो सदन की बैठक की अध्यक्षता करता है। ठीक है, कार्रवाई को संचालित करता है, पूरा मगर पूरा ना होने पर कार्रवाई को स्थगित कर देता है। संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कर संयुक्त अधिवेशन बुलाता कौन? तो संयुक्त अधिवेशन बुलाता है राष्ट्रपति की अध्यक्षता करते हैं लोकसभा। ठीक है, धन विधेयक मतलब कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, ये इसका अंतिम निर्णय क्या होता है? लोकसभा अध्यक्ष का अंतिम निर्णय कोई विधेयक। ठीक है, और निर्णायक मत प्रयोग करता है, सदन के सदस्य को बोलने की अनुमति देता है। ठीक है, दल विरोधी अगर सदस्य को दोषी पाता है और किसी भी सदस्य से रद्द करने में राष्ट्रपति को सलाह देता है। उपाध्यक्ष देता है, अध्यक्ष की अनुपस्थिति में लोकसभा के उपाध्यक्ष अध्यक्षता करता है। अध्यक्ष होता है राज्यसभा के उपसभापति, उसी में से चुनी जाएगी, मतलब उनके तत्कालीन बहुमत से हटाया जाएगा। जैसे प्रथम उपसभापति राज्यसभा के उपसभापति कृष्णा राय थे। कृष्णा राय सभापति उपसभापति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। कितने वर्ष का? 5 वर्ष का। विपक्ष के नेता देखते काफी गुस्सा विपक्ष का नेता, तो जो संसद के दोनों सदन लोकसभा राज्यसभा के विपक्ष का नेता होता है। विपक्ष की जो नेता सबसे बड़ी पार्टी जो सदस्य कुल सदस्यों की 10वें हिस्से के बराबर होनी चाहिए। और विपक्ष के नेता की सूरत 1965 में पहली बार विपक्ष का नेता को मानता है। तो पूछेगा पहली बार विपक्ष के नेता को मानता कब? 1965 में। स्थगन क्या है? ये सिर्फ एक बैठक को समाप्त करता है, ना कि सत्र को। कहां पूछता है? स्थगन और सत्रासन में अंतर। तो जो स्थगन है वो केवल एक बैठक को समाप्त करता है, ना कि सत्र को। ये सदन के पीठासीन अधिकारी द्वारा किया जाता है। जो स्थगन है वो कौन करता है? सदन के पीठासीन। तो सदन के पीठासीन
तो सदन के पीठासीन अधिकारी स्थगन करता है। और इस किसी विधेयक के सदन में विचार के लिए अगर लाए गए किसी विधेयक को, किसी विधेयक के सदन में विचार अधिनियम का काम पर असर नहीं डालता, क्योंकि यह काम को दोबारा होने के लिए बैठक में किया जा सकता है, मतलब बचाव काम दूसरी बैठक में किया। 17 क्या है, यह केवल बैठक, यह न केवल बैठक बल्कि सदन के सत्र को भी, मतलब सदन जहाँ बैठक को समाप्त करता है लेकिन सत्र को नहीं, लेकिन ये 17 बैठक के साथ सत्र को भी समाप्त कर देता है। ये राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। अब सदन पीठासीन अधिकारी, यह विधेयक को प्रभाव नहीं डालता, लेकिन जो बचे हुए काम के अगले सत्र नोटिस देकर करना पड़ता है। ठीक है, लोकसभा के विघटन होने पर जो क्या क्या होगा, अगर लोकसभा विघटन होने पर क्या, लोकसभा में पारित पर दूसरे में विचाराधीन विधेयक समाप्त हो जाता है। मतलब लोकसभा में कोई विधेयक पारित हो गया, दूसरे सदन में गया और विधेयक पर विचाराधीन लगा तो समाप्त हो जाता है। ठीक है, और ऐसा विधेयक जो दोनों सदनों में जो असहमति के कारण, ऐसा विधेयक जो दोनों सदन, लोकसभा और राज्यसभा असहमति के पारित ना हुआ, राष्ट्रपति निवेदन और विघटन होने से दोनों सदनों की बैठक बुलाई, वो समाप्त नहीं होता। ठीक है, और ऐसा विधेयक जो राज्यसभा में विचाराधीन हो लेकिन लोकसभा द्वारा पारित ना हो तो समाप्त नहीं होता। ऐसा विधेयक दोनों सदनों पर पारित हो और राष्ट्रपति स्वीकृति के लिए विचाराधीन समाप्त नहीं होता। ठीक है, ये थोड़ा गणपूर्ति काम करने सदन के पीठासीन अधिकार, सदन में कोई भी सदन की कोई भी कार्य नहीं होगा जब तक गणपूर्ति कुल सदस्यों के 10वां हिस्से के बराबर होता है। ठीक है, प्रश्नकाल, जो प्रश्नकाल है, जो सदन का, संसद का जो पहला घंटा होता है उसी को हम लोग प्रश्नकाल कहते हैं। ठीक है, तो संसद का पहला घंटा ही प्रश्नकाल का होता है। इस दौरान जो सदस्य प्रश्न पूछते हैं, समानता मंत्री, प्रश्नकाल में जो सदस्य प्रश्न पूछते हैं और जो मंत्री उत्तर देते हैं। यह प्रश्न 3 तरह के हो सकते हैं। तारांकित प्रश्न, इसमें जो तार्किक प्रश्न, मौखिक प्रश्न पूछे जाते हैं, इसके उत्तर भी फिर उत्तर देता, फिर पूरक प्रश्न पूछा जाता है। तारांकिक प्रश्न को उत्तर मौखिक दिया जाता है, इसके बाद पूरक प्रश्न, फिर इसके बाद एक अतारांकिक होता है, इसमें जो उत्तर है लिखित पूछा जाता है। ठीक है, इसमें उत्तर नहीं दिया जाता। फिर एक अल्पकालीन, जिसको 10 दिन पहले नोटिस दिया था। फिर आया शून्यकाल। शून्यकाल की शुरुआत भारत में 1962 में होती। क्या है, प्रश्नकाल के बाद काल शून्यकाल होता है, 1962 से होती है। ठीक है, फिर स्थगन प्रस्ताव, जो स्थगन प्रस्ताव है लोकसभा राज्यसभा दोनों में लाया जा सकता है। जो स्थगन प्रस्ताव है लोकसभा राज्यसभा दोनों में लाया जा सकता है। ये महत्वपूर्ण मामलों पर लाया जाए, इसके लिए 50 सदस्यों का समर्थन आवश्यक है। इसमें जो चर्चा होती है 2.5 घंटे से कम नहीं होते। इसमें से एक से अधिक मुद्दों को शामिल नहीं किया जाता। इसके माध्यम से वर्तमान घटनाओं किसी महत्वपूर्ण विषय को उठाया जाता है और ऐसे किसी विषय पर चर्चा नहीं की जा सकती। इस पे इस समय पहले चर्चा हो चुकी है। ऐसे किसी विषय पर चर्चा नहीं की जाती जो न्यायालय के विचाराधीन हो। क्या है, विचाराधीन हो। ठीक है, अब ध्यान आकर्षण प्रस्ताव, सब कुछ सेम ही रहेगा, मतलब जहाँ स्थगन प्रस्ताव सब कुछ सेम, मतलब स्थगन प्रस्ताव पूरे संसद में लाए सभी के, लेकिन केवल ध्यान रखने के मंत्री के विरुद्ध लाया जाता है। 1954 का अस्तित्व में आया था निंदा प्रस्ताव लोकसभा में लाया जाता है। ठीक है, और सरकार या मंत्रियों के विरुद्ध, सरकार के विरुद्ध भी लाया सकता है, मंत्रियों के विरुद्ध भी लाया सकता है। ठीक है, और लोकसभा में स्वीकार करने का कारण बताना अनिवार्य है। ठीक है, अगर ये पारित हो जाता है तो मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना ही आवश्यक है। अगर ये पारित हो जाता है तो मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना आवश्यक नहीं है। लेकिन अविश्वास प्रस्ताव ये केवल लोकसभा में लाया जा सकता है और लोकसभा में स्वीकार करने का कारण बताना आवश्यक है। 50 सदस्यों की सहमति से लाया जाता है। ये पूरे मंत्रिपरिषद के लिए, जहाँ मंत्रिपरिषद एक मंत्री या सर के विरुद्ध लाया जाता है, लेकिन इसमें पूरे मंत्रिपरिषद के विरुद्ध लाया जाता है। और यदि लोकसभा में पारित हो जाए तो मंत्रिपरिषद को त्याग देना ही पड़ता है। ठीक है, अब विधेयक देखिए, ठीक है, विधेयक होता है वो 4 प्रकार के, कोई भी विधेयक दोनों सदनों से गुजर के कानून बनता है, लेकिन विधेयक 4 प्रकार के होते हैं। कितने होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं। तो आगे हम लोग देखेंगे। और प्रत्येक विधेयक को संसद मिनिमम 5 चरणों से गुजरना पड़ता है। देखिए, विधेयक 4 प्रकार के होते हैं, साधारण विधेयक, वित्त विधेयक, धन विधेयक, रीति विधेयक। लेकिन जो किसी भी विधेयक को अगर किसी भी सदन में पेश किया जाता है तो उनको 5 चरणों से गुजरना पड़ता है। और आपको बता दें, विधेयक या तो राज्यसभा में पेश किया जा सकता है या लोकसभा में पेश किया जा सकता है, किसी भी, लेकिन प्रत्येक सदन में 5 चरणों से गुजरना पड़ता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पे साधारण विधेयक। तो साधारण विधेयक हमने, तो पहला पाठन में होता है, प्रथम पाठन होगा। ठीक है, प्रथम पाठन में होता है, संसद में विधेयक को प्रस्तुत किया जाता है और संसद में पेश करने से पहले अग्रिम सूचना देनी पड़ती है। इस समय विधेयक किसी प्रकार में प्रथम पाठन में किसी प्रकार की चर्चा नहीं होती है। अब विधेयक को राजपत्र में प्रकाशित किया जाता है। यदि विधेयक को प्रस्तुत करने से पहले राजपत्र में अगर प्रकाशित हो जाए तो विधेयक के संबंध में सदन की अनुमति लेनी आवश्यक नहीं पड़ती। मतलब समझिए, प्रथम पाठन में विधेयक को, यहाँ विधेयक होगा, विधेयक को प्रस्तुतिकरण और इसका राजपत्र प्रकाशित होना ही प्रथम पाठन कहलाता है। फिर द्वितीय पाठन आएगा। तो द्वितीय पाठन में से विधेयक पर विस्तृत संचय एवं चर्चा होती है, विधेयक को अंतिम रूप प्रदान किया जाता है। इसमें 3 उपचरण भी होते हैं। साधारण बहस की अवस्था, इस चरण में संसद निम्न 4 में से कोई भी कदम उठा सकता है। इस पर तुरंत चर्चा कर सकता है, इसके लिए अंतिम नियत कर सकता है। इसके सदन की प्रवर होगा, प्रवर समिति को सौंपा जा सकता है। इस दोनों सदनों की संयुक्त समिति को भी सौंपा जा सकता है। इसमें जनता के विचार विमर्श के लिए सार्वजनिक किया जाता है। और जो प्रवर समिति होता है, जो प्रवर समिति में जो सदन में सदस्य होते हैं, जिस सदन में ये प्रस्तुत किया, सदन में सदस्य होते हैं, जहाँ विधेयक लाया गया होता है, उसके सदस्य होते हैं। संयुक्त समिति में दोनों सदनों के सदस्य होते हैं। फिर समिति अवस्था का, इस अवस्था में विधेयक को खंडवान विचार, फिर तीसरे चरण में होता है। इसमें केवल विधेयक को स्वीकार या अस्वीकार करने के संबंध में चर्चा। तीसरा चरण में केवल उसमें विधेयक को स्वीकार किया जाए, इस पर चर्चा होती है। विधेयक पर कोई भी संशोधन नहीं किया जा सकता। ठीक है, और इस चरण में जो बहुमत इसे पारित कर देता है, तो इसे अगर विधेयक से पारित, संसद से पारित कर देता है तो विधेयक को पारित हो जाता है, दूसरे सदन में भेजा जाता है। दूसरे सदन में विधेयक, जब ये दूसरे सदन में जाता है तो जैसे उसके कई चरण होते हैं। दूसरे सदन में पहला, तीसरा चरण होता है, फिर 4 विकल्प होते हैं। विधेयक उसी रूप में पारित कर प्रथम सदन में भेज सकता है, विधेयक को संशोधन करके भेज सकता है या उसे स्वीकार कर सकता है। विधेयक को किसी प्रकार की कार्रवाई न करते लंबित कर सकता है। अगर दूसरा सदन में किसी प्रकार के संशोधन के साथ विधेयक को पारित कर देता है तो प्रथम सदन उसे संसद को स्वीकार कर लेता है। तो विधेयक दोनों सदनों में पारित समझा जाएगा, राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए भेजा जाता है। राष्ट्रपति और स्वीकृति भेजा गया और राष्ट्रपति अपनी स्वीकृति दे देता है तो वो अधिनियम बन जाएगा। और ठीक है, अगर मान लीजिए कोई विधेयक ना प्रथम कुछ बात, लोग प्रथम सदन कुछ बोला और दूसरा सदन कुछ बोला, दोनों में गतिरोध की स्थिति होने के कारण विधेयक अगर पारित ना हो पाए तो राष्ट्रपति दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुला सकता है। गतिरोध होने की स्थिति में दोनों सदनों से, लेकिन जो संयुक्त सदन दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुला सकते हैं, राष्ट्रपति साधारण विधेयक के मामले में बुला सकता है, ना ही संविधान संशोधन विधेयक में, ना ही धन विधेयक में बुला सकता है। ठीक है,
ठीक है, राष्ट्रपति की स्वीकृति मिलने के बाद विधेयक अधिनियम बन जाता है। अब देखिए धन विधेयक हम लोग तो धन संविधान के अनुच्छेद 110 में धन विधेयक के बारे में बताया गया है, परिभाषा दी है। कोई विधेयक अगर धन विधेयक तभी माना जाएगा जैसे ये बड़ी हो, कोई विधेयक हम लोग कैसे मान लें कोई विधेयक धन विधेयक है कि नहीं। तो ये कोई विधेयक धन विधेयक है ना, इसका अंतिम निर्णय कौन करता है, तो ये लोकसभा अध्यक्ष करता है। ऊपर में बताया किसी कर का अधिरोपण, उत्साधन या परिहार या परिवर्तन या विनिमय केंद्र सरकार द्वारा उधार दिए गया धन का विनिमय। और विधेयक पर कोई विधेयक केवल निम्न कानून से धन विधेयक नहीं, मतलब कोई विधेयक धन विधेयक है इन कारणों से नहीं माना जाएगा। जुर्माना या अन्य धन शक्तियों का अधिरोपण करता है, अनुमतियों के लिए की गई सेवाओं के लिए उनकी मांग करता है। ठीक है, किसी स्थानिक प्राधिकारी निकाय द्वारा स्थानीय प्रयोजनों के लिए किसी कर के अधिरोपण होता है, परिवर्तन के विनम को उपलब्ध करता है। ठीक है, इसके निर्णय किसी न्यायालय या संसद या राष्ट्रपति द्वारा चुनौती नहीं दी जा सकती। ठीक है, जब कोई भी विधेयक धन विधेयक है या नहीं, ये देखिए विधेयक हुआ। ठीक है, मतलब कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका जो मामला इसका निगरानी करता लोकसभा अध्यक्ष बताएगा, इसका फैसला अंतिम हुआ। इस फैसले को न्यायालय या किसी भी संसद या राष्ट्रपति द्वारा चुनौती नहीं दी जा सकती। ठीक है, धन विधेयक लोकसभा में केवल राष्ट्रपति की सिफारिश पर ही प्रस्तुत किया जा सकता है। जो धन विधेयक है वो केवल लोकसभा में ही पेश किया जा सकता है, वो भी राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति के हिसाब से। यह केवल मंत्री ही प्रस्तुत करता है। क्या करते हैं, केवल मंत्री ही प्रस्तुत करता है। लोकसभा पारित होने के बाद राज्यसभा के पास भेजा जाता है। राज्यसभा धन विधेयक के संबंध में बहुत ही प्रतिबंधित निम्न शक्ति है। राज्यसभा धन विधेयक को या तो स्वीकार कर लेगा, स्वीकार कर देगा या संशोधित नहीं कर सकता है। ठीक है, ना ही वो पुनः विचार के लिए लौटा सकता है। ठीक है, और केवल 14 दिन के भीतर उसे अपनी स्वीकृति देनी पड़ेगी। 14 दिन के भीतर वो स्वीकृति नहीं देती है तो माना जाएगा वो विधेयक पारित हो गया है। ठीक है, लोकसभा के लिए आवश्यक नहीं होता है कि राज्यसभा के जो सिफारिश करे उनको स्वीकार। अब देखेंगे हम लोग वित्त विधेयक। ठीक है, तो जो वित्त विधेयक के बारे में देखेंगे तो वित्त विधेयक उस विधेयक यहाँ पे विधेयक हुआ। ठीक है, बार बार टाइपिंग मिस्टेक होता है, पेन चेंज कर दो। हाँ, तो जो ये विधेयक है, ठीक है, यहाँ पे आपको समझिएगा। तो वित्त विधेयक उस विधेयक को कहते हैं जो जैसे राजस्व संबंधी मामले या धन संबंधी मामले अभ्यास से संबंधित हो। जो वित्त विधेयक होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, एक धन विधेयक जो हम देखे ऊपर अनुच्छेद जो 110 के अंदर आता है। एक वित्त विधेयक प्रथम जो अनुच्छेद 117 का क में आता है। ठीक है, एक वित्त विधेयक द्वितीय जो अनुच्छेद 117 का 3 में आता है, दूसरा में नहीं आता है, 3 में आता है। ये पहला में हो गया, ये तीसरा में आ गया। तो देखिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, सभी जो धन विधेयक होते हैं वो सब जो सभी धन विधेयक होते हैं, लेकिन वित्त विधेयक तो होते हैं, लेकिन सभी जो वित्त विधेयक होते हैं वो धन विधेयक नहीं होते। देखिए जो सभी धन विधेयक होते हैं वो वित्त विधेयक तो होते हैं, लेकिन सभी जो वित्त विधेयक होते हैं वो धन विधेयक जरूरी नहीं होते हैं। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे वित्त विधेयक प्रथम अनुच्छेद जो 110 में उल्लेखित है सभी मामला वो सेम रहेगा। इसमें इसमें ऋण जैसे संबंधित फंड हो, लेकिन एक विशिष्ट ऋण से संबंधित ना हो। ठीक है, आज 2 रूपों में ये धन विधेयक के समान है, क्योंकि दोनों लोकसभा में पेश किया जाता है। देखिए धन विधेयक और ये वित्त विधेयक प्रथम दोनों ही लोकसभा में पेश किए जाते हैं, दोनों राष्ट्रपति की सहमति से ही पेश किया जाता है। तो इतना ध्यान रखें, बाकी सभी मामलों में साधारण विधेयक के समान ही है। इसे राज्यसभा स्वीकार या अस्वीकार भी कर सकता है और गतिरोध को समाप्त करने के लिए राष्ट्रपति संयुक्त बैठक भी बुला सकता है। ठीक है, और वित्त विधेयक द्वितीय देखेंगे, ये भारत की जो संचित निधि पर आधारित और संबंधी उपबंध होते हैं, लेकिन वो कोई मामला नहीं होता जिसका उल्लेख अनुच्छेद 110 धन विधेयक में जो किया गया। साधारण विधेयक के समान तरह इसका प्रयोग होता है। इस विधेयक के एक बात प्रमुख विशेषता क्या है, यहाँ पे देखना है। ये सदन में किसी भी सदन में लाया जाए, लेकिन तब तक पारित नहीं किया जा सकता जब तक राष्ट्रपति सदन को ऐसा करने के लिए अनुशंसा ना देते। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है, तो थोड़ा सा इसको ध्यान दिया। किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है, मतलब लोकसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है, राज्यसभा में भी। ठीक है, और राष्ट्रपति की सहमति की आवश्यकता इसको नहीं होती है। ठीक है, पेश करने के लिए मतलब राष्ट्रपति की आवश्यकता नहीं होती है। आप संयुक्त बैठक इसमें बुला सकता है। अब देखिए यदि कोई विधेयक लोकसभा यहाँ पे विघटन होगा, यदि कोई विधेयक लोकसभा में विघटन होने के कारण छूट जाता है तो संयुक्त बैठक नहीं बुलाया जा सकता। मतलब कोई अगर विधेयक है पारित होने लोकसभा में विघटन होने के कारण वो छूट जाता है तो संयुक्त बैठक में नहीं बुलाया जाएगा। अधिक साधारण स्थिति में संयुक्त अधिवेशन की जो अध्यक्षता है राज्यसभा के सभापति नहीं करते, क्योंकि जो राज्यसभा का सभापति उपराष्ट्रपति होता है और उपराष्ट्रपति किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट 1950 में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को 3 बार बुलाया गया। मतलब 1950 स्वतंत्रता के बाद दोनों सदनों की जो संयुक्त बैठक हो वो केवल 3 बार बुलाया, तो इसको ध्यान में रखना है। एक तो दहेज प्रतिषेध विधेयक 1960 के दौरान, फिर बैंक सेवा आयोग विधेयक 1977, फिर आतंकवाद निवारण विधेयक 2002। ठीक है, इतना पॉइंट। अब देखते हैं संसद में जो बजट पेश होता है तो वो कैसे। देखिए हमारे संविधान में कहीं भी बजट शब्द का यूज नहीं किया, बजट की जगह वार्षिक वित्तीय विवरण कहा गया। अनुच्छेद 112 में बजट का चर्चा की गई है। आज रेल बजट को आम बजट के जो एक अर्थ समिति की रिपोर्ट 1921 की सिफारिश 1924 वाला कर दी थी। यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो पूछेगा रेल बजट को आम बजट से कब अलग किया गया, तो एक अर्थ समिति जो 1921 की सिफारिश 1924 में अलग किया गया था। ठीक है, राष्ट्रपति हर वित्त वर्ष संसद दोनों सदनों में बजट पेश करता है और सांसद यहाँ पे संसद किसी कर को कम या समाप्त कर सकते लेकिन बढ़ा नहीं सकती। ठीक है, यहाँ पे ध्यान देनी है, संसद किसी भी कर को मतलब टैक्स को कम या समाप्त कर सकती है लेकिन बढ़ा नहीं सकती। और जो राज्यसभा अनुदान की मांग पर मतदान की कोई शक्ति नहीं, मतलब राज्यसभा के अनुदान मांग पर मतदान की कोई भी शक्ति को प्राप्त नहीं है। अब भारत जो व्यय होता है उसमें मतदान नहीं होता, केवल संसद में उसमें चर्चाएं होती है। ठीक है, और चर्चा होती है। भारत सूची में कौन कौन आता है, राष्ट्रपति ये भारत हुआ। ठीक है, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा के अध्यक्ष वेतन, सभापति, लोकसभा अध्यक्ष के वेतन, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के वेतन भत्ते, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के वेतन, भारत के नियंत्रक महालेख परीक्षा के संघ, लोक सेवा आयोग, ऐसे ही सब। ठीक है, और जो बजट जो पेश होता है संसद में वो कुल 6 चरणों से गुजरता है। कितने चरणों से गुजरता है, तो टोटल 6 चरणों से गुजरता है। आगे बजट को प्रस्तुतिकरण होता है, मतलब बजट को पेश किया जाता है। सर्वोच्च न्यायालय के जो जजों का कार्यकाल नहीं होता, अधिकतम जो आयु होती है 64 वर्ष 65 वर्ष तक अपने पद रहते हैं। और अनुच्छेद 125 क्या था, अनुच्छेद 124 तो सर्वोच्च न्यायालय हुआ।
ठीक है। भारत में एक संरचना अनुच्छेद 125 जजों का वेतन और भारत के संचित निधि से दिया जाएगा। जो अनुच्छेद 125 के जजों का जो वेतन है भारत के संचित निधि से दिया जाएगा। अनुच्छेद 126 के कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति है। तो आर्टिकल 126 से संबंधित कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश नियुक्ति है। इसकी नियुक्ति कौन करता है? तो इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा। सर्वोच्च मुख्य न्यायाधीश की अनुपस्थिति में राष्ट्रपति कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करेगा। आर्टिकल 127 तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति। तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का कोरम अगर पूरा ना हो तो सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति कर सकता है। अनुच्छेद 128 के सेवानिवृत्त न्यायाधीश है इसमें। सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश किसी भी सेवानिवृत्त न्यायाधीश को नियुक्त कर सकता है राष्ट्रपति के पूर्व सहमति से। ठीक है। अनुच्छेद 129 कहता है सर्वोच्च न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होना। मतलब अभिलेख मतलब सर्वोच्च न्यायालय के जितने फैसले होते हैं उनको रिकॉर्ड में रखा जाता है। आगे सिचुएशन में तो उसमें से देखा जा सकता है। ठीक है। अनुच्छेद 130 के सर्वोच्च न्यायालय का स्थान मतलब सर्वोच्च न्यायालय का स्थान क्या? अनुच्छेद संसद तय करेगा। सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति की अनुमति सर्वोच्च न्यायालय का पीठ है सनी कहीं पे भी कर सकता है। सर्वोच्च न्यायालय का कार्य अनुच्छेद 131 के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय का आरंभिक मूल अधिकारिता वह मामले में न केवल सर्वोच्च न्यायालय को सुनवाई का अधिकार है। देखिए वो मामला जहाँ केवल सर्वोच्च न्यायालय को सुनवाई, केंद्र राज्य में अगर विवाद हो, राज्य में विवाद हो, केंद्र और राज्य के बीच विवाद हो तो इसका सुनवाई सिर्फ सर्वोच्च न्यायालय करेगा। नोट जो 171 का जो राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति चुनाव का विवाद सुनने का सर्वोच्च न्यायालय का जो अधिकार है अनुच्छेद 138 के तहत मूल्य आरंभिक अधिकार के अंतर्गत नहीं आता, एक व्यवहारिक मूल्य अधिकार है। आर्टिकल 132 क्या तो कुछ मामलों में उच्च न्यायालय से अपील उच्चतम न्यायालय के अपील अधिकार था। आर्टिकल 137 के सर्वोच्च न्यायालय अपने निर्णय को पुनर्विलोकन मतलब अभी कुछ और निर्णय लिया इसको बदल के फिर अपने निर्णय को बदल सकता है। आर्टिकल 137 148 के 148 संसद जो सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार में वृद्धि कर सकता है आर्टिकल 188 के तहत। ठीक है। और 139 सर्वोच्च न्यायालय 5 प्रकार की रीट जारी कर सकता है। ठीक है। तो 5 प्रकार की रीट जारी कर सकता है किस आर्टिकल 139 के तहत। और 141 का सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय सभी न्यायालय पर बाध्यकारी हुआ। और अनुच्छेद 142 सर्वोच्च न्यायालय का पूर्ण न्याय क्या है? सर्वोच्च न्यायालय एक का पूर्ण न्याय मतलब कंप्लीट जस्टिस सर्वोच्च न्यायालय अनुच्छेद 142 के तहत है। अब देखते हैं उच्च न्यायालय। उच्च न्यायालय संविधान के भाग 6 में आर्टिकल अगर बात करें 224 से 214 से 232 वही अगर उच्च न्यायालय 124 से 147 तक था। और 214 से 232 1868 में इलाहाबाद उच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी। 1916 में पटना उच्च न्यायालय की स्थापना, 1936 में बिहार उच्च न्यायालय की स्थापना। अनुच्छेद 214 क्या बोलता है? प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय होगा। ठीक है। अनुच्छेद 214 बोलता है प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय होगा, लेकिन संसद 2 राज्यों के लिए एक से अधिक उच्च न्यायालय को प्रदान कर सकता है। अनुच्छेद 231 के तहत। ठीक है। मतलब 2 राज्यों के लिए एक उच्च न्यायालय की व्यवस्था संसद कर सकता है 241 के तहत। जैसे कोलकाता उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार क्या है? तो कोलकाता में पश्चिम बंगाल और अंडमान निकोबार आते हैं कलकत्ता उच्च न्यायालय क्षेत्राधिकार। वहीं बंबई या मुंबई उच्च न्यायालय क्षेत्राधिकार में महाराष्ट्र आएगा और दादर और नागर हवेली और दमन और दीव गोवा आएगा। मद्रास उच्च न्यायालय में आएगा तमिलनाडु पुडुचेरी। गुवाहाटी उच्च न्यायालय में असम नागालैंड मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश। गुवाहाटी असम नागालैंड मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश। वहीं पंजाब हरियाणा उच्च न्यायालय में आएंगे चंडीगढ़। ठीक है। अनुच्छेद 215 का उच्च न्यायालय का अभिलेख न्यायालय जैसे आर्टिकल 129 में था ना वो सर्वोच्च न्यायालय का अभिलेख न्यायालय 215 में उच्च न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होगा। ठीक है। इसकी बातों का इसके फैसलों को मानना नहीं सकता। अनुच्छेद 217 का उच्च न्यायालय न्यायाधीशों की योग्यता होगा। 217 भारत का नागरिक 10 वर्ष तक उच्च न्यायालय वकील रहा, 10 वर्ष तक न्यायिक सेवा में रहा। और जो सर्वोच्च उच्च न्यायालय की न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, लेकिन राज्यपाल संबंधी राज्य के संबंधी राज्यपाल उच्च न्यायालय के 2 वरिष्ठ न्यायाधीश के परामर्श के बाद शपथ कौन दिलाता है? तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को शपथ राज्यपाल दिलाता है या उसके द्वारा नामित किसी व्यक्ति दिलाता है। उनके वेतन दिए जाते हैं। जो उच्च न्यायालय का वेतन दिया जाता है भारत की संचित निधि, लेकिन उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश को वेतन राज्य के संचित निधि से दिया जाता है, लेकिन पेंशन जो है वो भारत के संचित निधि से दिया जाता है। कार्यकाल अधिकतम 62 वर्ष आयु तक। ठीक है। त्यागपति राष्ट्रपति शपथ राज्यपाल उनके तहत लेंगे, लेकिन त्यागपत्र अपना राष्ट्रपति को दे सकते हैं। कार्य क्या है? 226 का 5 प्रकार की रीट जारी कर सकते हैं। ठीक है। ये 6 प्रकार की रीट जारी 5 तो मूल अधिकार संबंधी और 1 कानूनी अधिकार है। उच्च न्यायालय का जो रीट होता है देखिए जो उच्च न्यायालय का जो रीट क्षेत्राधिकार है वो सर्वोच्च न्यायालय से भी बड़ा है। जैसे कि सर्वोच्च न्यायालय से मूल अधिकारों से रीट जारी कर सकता है, लेकिन ये उच्च न्यायालय अन्य के विरुद्ध भी रीट जारी कर सकता है। ठीक है। न्यायिक समीक्षा देखते हैं। जो न्यायिक समीक्षा अमेरिका से लिया गया, अगर ऐसा कोई सरकार कानून बनाती है राज्य जो व्यक्ति के मूल अधिकारों का हनन होता है ऐसे तो वो रीट जारी कर सकता है। न्यायिक समीक्षा की जा सकती है। अमेरिका से लिया गया संविधान की मूलभूत विशेषता इसमें न्यायिक समीक्षा की शक्ति संविधान संशोधन कटौती नहीं की जा सकती। इसका मूल ढांचा है। हालांकि संविधान में न्यायिक समीक्षा सबसे कहीं उपयोग नहीं करने पर अनुच्छेद बताता है कि उच्च न्यायालय सर्वोच्च न्यायालय न्यायिक समीक्षा की शक्ति प्रदान करता है। जैसे आर्टिकल 13 की ऐसी कोई विधि अगर जो मूल अधिकार पालन करेगा शून्य हो जाएगा। अनुच्छेद 32 में सर्वोच्च न्यायालय के तहत जाकर 5 प्रकार की रीट जारी करता है। और आर्टिकल 131 है केंद्र राज्य और अंतर राज्य विवादों के सर्वोच्च न्यायालय कानून मूल अधिकार न्यायिक भी अमेरिका से लिया गया। न्यायपालिका द्वारा सरकार के अंदर अंगों जो विधायिका और कार्यपालिका को अपने संवैधानिक दायित्व को पालन करने की बात करें। न्यायिक समीक्षा की अवधारणा जनहित याचिका की अवधारणा से काफी नजदीक। अधिकरण ठीक है। अधिकरण काफी इंपॉर्टेंट है। मूल संविधान में अधिकरण के संबंध कोई प्रावधान नहीं था। जो 42वें संविधान संशोधन में एक नया भाग जोड़ा गया
ठीक है। 14 तो वो है क्या आपात उपबंध है, लेकिन 14 का अधिकरण जोड़ा गया और इसमें दो आर्टिकल जोड़े गए। एक अनुच्छेद 323 का क जो प्रशासनिक अधिकरण जुड़ा है और 323 का क जो अनधिकृत से जुड़ा है। न्यायालय से सम्मान होते हैं, परंतु इसमें एक निश्चित प्रकृति के मुकदमे आते हैं। देखते हैं अधीनस्थ न्यायालय। अधीनस्थ न्यायालय अनुच्छेद 233 के अंतर्गत आता है। जो अधीनस्थ न्यायालय जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति राज्यपाल करता है। जो जिला अधीनस्थ न्यायालय अनुच्छेद 233 में जिला न्यायाधीशों की जो नियुक्ति है राज्यपाल करता है, लेकिन उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की सलाह से। लेकिन जो जिला न्यायाधीश उसकी नियुक्ति कौन करता है, राज्यपाल करता है, लेकिन मुख्य न्यायालय के सलाह से, तो उस राज्य के मुख्य न्यायालय की सलाह से। योग्यता या 7 वर्ष तक न्यायिक सेवा में अनुच्छेद 234 के जिला न्यायाधीशों और अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति, मतलब जिला न्यायाधीश और न्यायाधीश की नियुक्ति कौन, राज्यपाल सहित राज्य लोक सेवा आयोग की सिफारिश करता है। लेकिन राज्यपाल तो करेगा, लेकिन राज्य लोक सेवा आयोग की। और अनुच्छेद 235 के उच्च न्यायालय में अधीनस्थ न्यायालय का निरीक्षण करता है। अब लोक अदालत सबसे पहले 1982 में गुजरात में स्थापना हुई थी। लोक अदालत गांधीवादी दर्शन पर आधारित जो भी फैसले होते हैं अपने लेवल को खुद ही सुलझाता है। वैधानिक सेवा प्राधिकरण मंत्री को ऑफिशियली काउंसिल की नीति 1987 के एक वैधानिक दर्जा दिया गया। फिर कोई मामला जो किसी न्यायालय में अधिकार क्षेत्र में आता है वो लोक अदालत समझ नहीं लाया जाता है। लोक अदालत में लंबित मामले इसमें पेंडिंग मामले इसमें लाया जा सकता है के निपटारे के लिए लाया जाता है। जो न्यायालय में अभी तक नहीं पहुंचे वो मामले इसमें लाए जा सकते हैं। लोक अदालत में दिया गया फैसला सभी पक्षों पर सिविल कोर्ट के समान होती है और बाध्यकारी और अंतिम होती है। इनकी इनका जो अपील किसी भी न्यायालय में नहीं किया जा सकता। ठीक है, थोड़ा सा ये पॉइंट अपने याद रखिएगा। चलिए हम देखते हैं परिवार न्यायालय। परिवार न्यायालय की स्थापना 1984 में संसदीय विधि द्वारा परिवार 1984 में, और जहां जनसंख्या 10 लाख से अधिक आबादी वाला। अब देखिए ग्राम न्यायालय। ग्राम न्यायालय की स्थापना 2018 में हुआ। ग्राम न्यायालय प्रथम श्रेणी की जो मजिस्ट्रेट दंडागारी अदालत है, जिसकी नियुक्ति उच्च न्यायालय की सहमति से राज्य सरकार करेगी। तो ग्राम न्यायालय की स्थापना नियुक्ति उच्च न्यायालय की सहमति राज्य सरकार करेगी। ग्राम न्यायालय प्रत्येक पंचायत के लिए स्थापित किया जाएगा। ठीक है, और ग्राम न्यायालय एक मोबाइल कोर्ट की जगह होती है। इसमें फौजदारी और दीवानी दोनों तरह के मामले शक्ति होती है। कुछ राज्यों के लिए विशेष प्रावधान यहाँ पे काफी इंपोर्टेंट है, कुछ में पढ़ी जाता है, फिर मिलान करने के राज्यों के प्रावधान है। तो संविधान के भाग 21 अनुच्छेद 371 से 371 के जे मतलब 6 तक 12 राज्यों के विशेष प्रावधान। मूल संविधान में ऐसा कोई संहिता बाद में जाके बनाया गया था। तो आर्टिकल 371 में किसका है, तो महाराष्ट्र गुजरात का है। महाराष्ट्र गुजरात देखिए, सिर्फ आप महाराष्ट्र गुजरात याद कर लीजिए, बाकी मैं आपको याद करती हूँ कैसे कैसे याद करना है। आर्टिकल आगे सबसे पहले 371 राज्य विशेष राज्य को प्रावधान से जुड़ा है। कुछ राज्यों को विशेष प्रावधान मिलों से जुड़ा है। तो सबसे पहले 371 महाराष्ट्र गुजरात, आगे रखिए महाराष्ट्र गुजरात, महाराष्ट्र और गुजरात। 371 में महाराष्ट्र गुजरात आएंगे। 371 का ए आएगा नागालैंड, ए से नागालैंड याद कर लीजिए। ए से 371 का नागालैंड, 371 का के बी में असम आ जाएंगे, असम। और 371 के मणिपुर, 371 के नागालैंड, ठीक है नागालैंड, 371 के बी में असम, ठीक है, और 371 के सी में मणिपुर, ठीक है मणिपुर नेम ऐसे याद कर सकते हैं। ठीक है, और डी में हो जाएगा आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश। 371 के डी में आंध्र प्रदेश है, और ई में आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। 371 के ई में आंध्र प्रदेश विश्वविद्यालय, और एफ देखिए, एफ से सिक्किम, एफ से सिक्किम, जी से मिजोरम, मिजोरम में जा रहा है तो 371 का मिजोरम से। 371 एच अरुणाचल, अरुणाचल ऐसे आ रहा है, एच अरुणाचल थोड़ा सा साउंड कर रहा है अरुणाचल। और फिर 371 के आई में गोवा है, और फिर 371 के जे में कर्नाटक है। अब स्थानीय स्वशासन देखते हैं तो काफी यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सबसे पहले स्थानीय शासन में एक पंचायत है, नगर पालिका आएंगे, फिर सरकारी समितियां। तो स्थानीय शासन सबसे पहले पंचायत, पंचायत आर्टिकल बात करते 243 से लेकर 243 के ओ तक है। ठीक है, 243 के 243 से लेकर 243 के ओ। और ये संविधान के भाग 9 में अगर इनके इतिहास के बारे में भारत में स्थानीय स्वशासन के जो न्यू है लॉर्ड रिपन ने इनको स्थानीय शासन का पिता भी कहा जाता है। और ठीक है, 1822 में भारत में पंचायती राज का इतिहास पुराना रहा, लेकिन तो आजादी के बाद कोई भी संविधान में इसमें कोई भी व्यवस्था नहीं, कोई खास व्यवस्था नहीं की गई थी। भारत में संविधान में अनुच्छेद आर्टिकल जो डीपीएस 40 पंचायत गठन से प्रावधान है। पंचायती राज में महात्मा गांधी की अवधारणा नहीं थी ग्राम स्वराज की। ठीक है, 1852 में सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी, और यह यूपी के इटावा से शुरू किया गया था। फिर 1953 में राष्ट्रीय विस्तार कार्यक्रम होना शुरू, लेकिन दोनों में कोई जनता की काफी भागीदारी होती थी, फेल हो गया। इसी कार्यक्रम में इनके जांच के लिए फिर 1957 में एक बलवंत राय मेहता समिति बनाया गया। यहाँ से देखें तो पूछ देता है बलवंत राय मेहता समिति किससे जुड़ा था, पंचायती राज। ऐसे मिलान करने के लिए किस समिति की स्थापना कब हुई थी और कौन सी समिति किससे जुड़ी थी, तो ऐसे सीक्वेंस पूछ देता है। ऐसे क्वेश्चन 3-4 करके बन जाता है। तो बलवंत राय मेहता समिति 1957, ये जो पंचायत है जनता की भागीदारी की सिफारिश की थी, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की सिफारिश की थी। क्या लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण के फादर पूछ देता बलवंत राय मेहता, इन्होंने त्रिस्तरीय व्यवस्था की थी। क्या त्रिस्तरीय, इन्होंने त्रिस्तरीय सबसे ग्राम होगा, फिर ऊपर खंड होगा, फिर जिला होगा। ठीक है, और राष्ट्रीय विकास परिषद 1959 इनको सिफारिश को स्वीकार कर लेगा। 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के जो नागौर जिले के बगदी गांव में जवाहरलाल नेहरू ने पंचायती राज की नींव रखी। तो सबसे पहले पूछेगा पंचायती राज की नींव कहाँ रखा जाता है, तो राजस्थान के नागौर में रखा है 2 अक्टूबर 1959 को। ठीक है, फिर इसके बाद अशोक मेहता आगे, सबसे पहले बलवंत राय मेहता 1957, फिर अशोक मेहता 1977। तो 1977 में इसने 2 स्तरीय सिफारिश की थी। ठीक है, इनकी सिफारिश को स्वीकार नहीं किया गया था। ठीक है, इसमें एक बार पढ़ लीजिए, कोई इंपॉर्टेंट नहीं जो है। फिर दांतेवाला समिति आएगा 1970। तो सबसे पहले अशोक मेहता बलवंत राय मेहता समिति 1957, फिर अशोक मेहता समिति 1977, फिर दांतेवाला समिति 1978। दांतेवाला समिति ने पंचायती राज में ग्राम पंचायत गठन की सिफारिश की सहकारिता। फिर जेवीके राव समिति आएगा 1985 में। ठीक है, 1985 में इनको कहा था पीला जटिल घास राज्य वित्त आयोग की सिफारिश की थी। फिर इसके बाद एल एम सिंघवी समिति 1986। ठीक है, इस समिति ने पंचायतों को संवैधानिक दर्जा देने की बात की थी। फिर किस समिति ने पंचायतों को संवैधानिक दर्जा देने की बात की थी, एल एम सिंघवी समिति ने 1986 में जो बनी थी। फिर पी के थुंगन समिति 1988
में आया था, इसमें पंचायतों की संघ सूची में जाने की बात करने की बात की, फिर बीएन गाडगिल समिति 1988 में। ठीक है, फिर महिला सरकार का प्रयास किया था, सरकार ने 64वां संविधान संशोधन 1989 पारित किया था, जो राज्यसभा में पारित नहीं हो पाया था। फिर पारित 1990 में फिर बोला जाता, लेकिन सरकार गिर गई थी। फिर 1991 नरसिंह राव में पेश किया गया था, लेकिन 73 संविधान संशोधन 1992 में पारित हुआ था, जो लागू हुआ था 24 अप्रैल 1993 को। और प्रथम राज्य अगर बात सैद्धांतिक तौर से प्रथम पंचायती राज गठन मध्य प्रदेश में था। और 73 संविधान संशोधन में 11 अनुसूची में है, 29 विषय है। भाग अगर बात करें तो संविधान के भाग 9 में अनुच्छेद 16 है टोटल, 243 से लेकर 243 के ओ तक। अनुच्छेद 243 देखिए तो ग्राम सभा है। सबसे पहले ग्राम सभा है। ग्राम सभा सबसे नीचे की इकाई होती है। ग्राम सभा गांव के मतदाता सूची में पंजीकृत व्यक्ति की संख्या ग्राम सरकार। 243 क्लॉज ए में क्या है, ग्राम सभा को शक्ति राज्य विधानमंडल देता है। 243 ग्राम सभा, ग्राम सभा 243 के क्लॉज ए में इनके शक्ति राज्य विधानमंडल देता है। 243 के बी में पंचायतों की संरचना। तो आगे तो ग्राम सभा के बारे में बताया जाएगा। फिर ग्राम सभा को शक्ति कहाँ से मिलेगा, तो राज्य विधानमंडल से मिलेगा। फिर उनके पास शक्ति मिल गया तो उनकी संरचना कैसे होगी, तो इनकी संरचना पंचायतों की संरचना होगी। 243 के बी में जिन राज्यों की जनसंख्या 20 लाख से कम है वहाँ पंचायत इसे खंड पंचायत नहीं, मतलब ये बीच वाला नहीं होगा। ठीक है, और फिर 243 के सी में यहाँ पे संरचना देखेंगे। फिर 243 के डी में पंचायतों का आरक्षण, ये इंपॉर्टेंट है। किस आर्टिकल में बताया गया है पंचायतों का, 243 के डी में। ठीक है, आरक्षण। ठीक है, और महिला अनुसूचित जाति जनजाति के लिए पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षण की बात नहीं की गई है। ठीक है, महिलाओं के लिए कम से कम कुल सीट का 1/3 आरक्षण प्राप्त होगा। वहीं बिहार में मतलब 50% आरक्षण है। ठीक है, राज्य का विधानमंडल आरक्षण समय प्रदान करे। राज्य विधानमंडल महिला आरक्षण को बढ़ा सकता है लेकिन कम नहीं कर सकता। जो राज्य विधानमंडल है महिला आरक्षण बढ़ा सकता है लेकिन कम नहीं कर सकता। अब आएगा 243 का ई, इसमें 5 वर्ष की इनका कार्यकाल है। 5 वर्ष की प्रथम बैठक, यदि पंचायत समय से पहले भंग हो जाती है तो 2 अगर 6 महीने से पहले भंग हो जाती है तो कुल बचे हुए पंचायतों के लिए कार्यकाल गठित किया जाएगा, और कम में अगर होती तो पूरे 5 साल के लिए गठित किया जाएगा। और 243 के एक्ट में इनके पास योग्यता है। 243 के एक्ट में योग्यता बताई गई, भारत का नागरिक 21 वर्ष आयु, अध्यक्ष की जगह सदस्य का 18 वर्ष होगा। ठीक है, और अनुच्छेद 243 के जी में टोटल 29 पेज, जैसे कृषि, भूमि विकास, पशुपालन, मत्स्य उद्योग, एक बार पढ़ लीजिएगा। 243 के एच और आई, जो 243 एच और आई ये वित्तीय अधिकार से संबंधित है। इसमें कर लगाने का अधिकार विधानमंडल है। जो आयोग राज्य के वित्तीय आयोग से राज्यपाल प्रत्येक 5 वर्ष का गठन करे। राज्य वित्त आयोग जो राज्यपाल प्रत्येक 5 वर्ष का गठन करेगा, उसी के राज्य विधानमंडल। 243 के राज्य का निर्वाचन आयोग का गठन किसका कर, राज्यपाल का एक सदस्य होता है, कार्यकाल 5 वर्ष का। राज्य के निर्वाचन आयोग को उच्च न्यायालय के न्यायाधीश से हटाया जाता है। और 243 के आई में यही सही है, यूटी में प्रावधान है। और आर्टिकल 243 के एम में जहाँ पे यहाँ संविधान संशोधन नहीं लगता, तो कहाँ पे दिया पूछता है यहाँ से क्वेश्चन। मेघालय में नहीं लगता, नागालैंड में नहीं लगता, मिजोरम में, मणिपुर। मेघालय, नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर, ये 4 राज्य हमेशा पूछा जाता है, और पश्चिम बंगाल का राज्य में। अब देखिए 243 के एम 1 वर्ष के अंदर पंचायत गठन किया। 243 में पंचायतों के परिसीमन क्षेत्र, इसमें न्यायपालिका हस्तक्षेप नहीं करेगी। ठीक है, अब देखिए हम लोग नगर पालिका। नगर पालिका संविधान के भाग 9 में है, 9 के ए में है, अनुच्छेद 243 के पी से लेकर 243 के जेड के जी से। इसे 12 अनुसूचियां हैं, 18 विषय, 18 अनुच्छेद, 74 संविधान संशोधन 1992 से 1 जून 1993 से लागू होता है। अनुच्छेद 243 के पी क्या है, तो सबसे पहले नगर पंचायत सबसे नीचे होगा, मतलब ये है नगर पंचायत। यहाँ पे नगर पंचायत होगा, नगर चाहे, फिर यहाँ पे नगर पालिका, नगर पालिका, और फिर यहाँ पे नगर निगम। ठीक है, यहाँ पे नगर निगम। ठीक है, अध्यक्ष का निर्वाचन कैसे होगा, राज्य विधानमंडल तय करेगा। 243 में नगर पालिका का आरक्षण, यहाँ पे याद करना मेन जो भी अनुच्छेद है मैं यहाँ पे बताया। तो अनुच्छेद 243 में नगर पालिका का आरक्षण संबंधित है, वही बताइए राज्य वित्त आयोग 243 के डी से जिला योजना समिति है। ठीक है, यहाँ पे अच्छे से कर लेंगे तो हो जाएगा। अब इसके आगे हम लोग देखेंगे। अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे संविधान के भाग। आपको पता है संविधान के टोटल 12 भाग है। तो आज हम यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि भाग 1 में क्या, भाग 2 में क्या है। तो जो संविधान के भाग 1 है इसमें संघ और उसका राज्य के बारे में कहा गया। भाग 2, तो भाग 2 नागरिकता से है। आर्टिकल की बात करें तो अनुच्छेद 15 से 11 तक है। भाग 3 ये काफी पूछता है। भाग 3 में तो भाग 3 मौलिक अधिकार से है, जिसका आर्टिकल 12 से लेकर 32 तक है। ठीक है, और भाग 4, ठीक है, इसको रोमन नंबर में देख लीजिए। भाग 4, तो भाग 4 डीपीएस की, राज्य के नीति निर्देशों तत्व है। ठीक है, और आर्टिकल आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक है डीपीएस की। अब भाग 4 का जो भाग 4 है उसका अगर एक ही बात करते हैं, मौलिक कर्तव्य, टोटल 11 मौलिक कर्तव्य है। इसको 44 संविधान संशोधन द्वारा एड ऑन किया गया है, ये रूस से लिया गया है। अब भाग 5, तो भाग 5 संघ सरकार है। भाग 6 की बात है तो भाग 6 ये राज्य सरकार है। अब जो भाग 7 है ये निरस्त है। भाग 8 में संघ राज्य क्षेत्र है। भाग 9 की बात है तो भाग 9 में पंचायत है। 9 के क में नगर पालिका, ऊपर हमने अच्छे से देखा नगर पालिका। भाग 9 के ख में सहकारी समितियां। भाग 10 की बात है अनुसूचित जाति और जनजाति क्षेत्र के बारे में कहा गया। वहीं भाग 11 है तो संघ और राज्यों के बीच संबंध है। इसमें जो भाग 11 में वित्तीय संबंध और प्रशासनिक संबंध के बारे में बताया गया। ठीक है, वित्तीय संबंध और प्रशासनिक संबंध के बारे में बताया गया है। और भाग 12 में ये वित्त संपत्ति था। भाग 13 क्या है, भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार और वाणिज्य, यहाँ पे वाणिज्य। भाग 14 में संघ और उसके राज्य क्षेत्र अधीन सेवाएं, जो यूपीएससी वगैरह। ठीक है, भाग 14 का अधिकरण है। ठीक है, आर्टिकल इसका क्या है आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। भाग 15 क्या है, निर्वाचन आयोग, आर्टिकल 324। ठीक है, 8 और भाग 16 क्या, कुछ वर्गों के लिए विशेष प्रावधान है, 371। ठीक है, याद है जे तक है जो। और भाग 17 में राजभाषा है, और भाग 18 में आपात उपबंध है। भाग 20 की बात है तो संविधान का संशोधन, जो इंपॉर्टेंट होता है। देखिए आपको याद क्या कर लीजिएगा, मैं बता रही हूँ आपको।
देखिए भाग एक याद रखता हूँ उसका राज्य, भाग 2 में नागरिकता ये याद कर लीजिए। भाग 3 मौलिक अधिकार है, भाग 4 डीपीएसपी है और भाग 4 के मौलिक कर्तव्य। देखिए 5 नहीं याद है तो भी चलेगा, 5 6 भी नहीं याद है तो भी और फिर उसके बाद से भाग 8 भी नहीं याद है तो भी चलेगा। भाग 9 याद कर लीजिए, पंचायत, 9 का नगर पालिका और 9 का सहकारी समितियां। फिर इसके बाद से आप याद कर लीजिएगा भाग 11 संघ और राज्य के बीच संबंध है। उसके बाद से आप भाग 14 जरूर याद कर लीजिएगा, संघ और राज्य के अधीन सेवा, भाग 14 का अधिकरण है, ठीक है। उसके बाद से भाग 16, तो जो भाग 16 भाग 15 याद करें निर्वाचन, भाग 16 कुछ वर्गों के लिए विशेष प्रावधान। और फिर आप भाग 18 याद करें आपात और 20 है संविधान संशोधन, नहीं याद करें चलेगा, इतना याद का काम हो जाएगा क्योंकि मिलान करने के लिए आता है। चलिए अब हम लोग देखते हैं संविधान की अनुसूची पर एक नजर देखते हैं। तो टोटल कितनी अनुसूचियां हैं? तो टोटल 22 अनुसूचियां संविधान में। हम लोग देखेंगे प्रथम अनुसूची, जो प्रथम अनुसूची है राज्यों के नाम उनके न्याय क्षेत्र के बारे में बताता है। और दूसरी अनुसूची क्या है? वेतन भत्ते, मतलब वेतन और भत्ते विशेष अधिकार के बारे में बताते हैं। किनके वेतन? राष्ट्रपति के, राज्यपाल के, लोकसभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, राज्य के सभापति, उपसभापति, राज्य विधान सभा के सभापति, अध्यक्ष उपाध्यक्ष होगा, राज्य विधान परिषद के सभापति, उपसभापति, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश और नियंत्रक या महालेखा। इसमें किसका नहीं होगा? तो भाग 2 में जो है वेतन है, इसमें एजी मतलब महान्यायवादी का अटॉर्नी जनरल का वेतन के बारे में बताया। भाग 3 है शपथ, तो ये शपथ होगा भाग 3 में। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल की शपथ कैसे प्रधान है, बाकी सबका किसका है? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल की शपथ का प्रधान है, उनका आर्टिकल के द्वारा है। और चौथी अनुसूची में राज्यसभा की सीटों का आवंटन है। पांचवी अनुसूची के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के क्षेत्रों का प्रशासन। छठी अनुसूची में 4 राज्यों के जनजाति क्षेत्रों का प्रशासन। असम है, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। एम टीएम यात्रा, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, ठीक है। 7वीं अनुसूची इसमें सूचियों के बारे में बताया। सूची में निर्णय संघ का अंगा, राज्य सूची में राजकानून बनाएगी, समर्थित सूची में दोनों का। 8वीं अनुसूची क्या है? इसमें भाषा के बारे में टोटल 22 भाषा, मूल संविधान में से 14 भाषाएं थी, ठीक है। और जो सिंधी भाषा को 1967 के 21वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया, जो सिंधी भाषा है उसको 21वें संविधान संशोधन 1967 से जोड़ा गया। और वहीं जो कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली संविधान संशोधन द्वारा इसको 71वें संविधान 1992 जोड़ा गया। फिर बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली इसको 92वें संविधान संशोधन 3 से, तो 71 में थोड़ा कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली जोड़ा गया। बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली को 92वें संविधान संशोधन 2003 से जोड़ा गया। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। देखिए यहाँ पे 9वीं अनुसूची देखते हैं। 9वीं अनुसूची प्रथम संविधान संशोधन 51 से जोड़ा गया। इसमें जोड़े गए विषय को न्यायिक प्रलोभन नहीं होगा। 10वीं अनुसूची दल बदल संबंधित है। संविधान संशोधन 1951 इसको जोड़ा गया है। दल बदल से 1950 इसको 52वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। 11वीं अनुसूची पंचायत की आप देखिए। 12वीं अनुसूची जो है नगर पालिका है, ठीक है। 12वीं अनुसूची क्या है? नगर पालिका है। देखिए भाग जो 22 थे और जो अनुसूची 12 है, मेरे बोलने में मिस्टेक व्यवस्था लीजिएगा। वरीयता क्रम देखते हैं। तो वरीयता क्रम में सबसे पहले राष्ट्रपति आएंगे, फिर उपराष्ट्रपति आएंगे, फिर प्रधानमंत्री आएंगे, फिर राज्यपाल आएंगे, फिर उपराष्ट्रपति आएंगे, उप प्रधानमंत्री आएंगे, भारत के मुख्य न्यायाधीश, लोकसभा अध्यक्ष आएंगे, फिर संघ के कैबिनेट मंत्री और अपने राज्यों के जो सीएम, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री आएंगे, फिर पूर्व प्रधानमंत्री आएंगे, फिर राज्यसभा, लोकसभा के विपक्ष के नेता आएंगे। चलिए अब देखते हैं संविधान के स्रोत कहाँ था। ब्रिटेन के संविधान से क्या लिया है? जो संसदीय शासन है, विधि का शासन है, विधायी प्रक्रिया, एकल नागरिकता, ये सब ब्रिटेन के संविधान से लिया गया। ब्रिटेन के संविधान से लिया गया। क्या क्या लिया गया? संसदीय शासन, विधि का शासन, विधायी प्रक्रिया, एकल नागरिकता, मंत्रिमंडल प्रणाली और फिर संसदीय विशेष अधिकार, ठीक है। अब अमेरिका से लिया गया मूल अधिकार, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, न्यायिक पुनर्लोकन और फिर उपराष्ट्रपति के पद, उच्चतम और उच्च न्यायालय के पद से हटाए जाने की व्यवस्था और राष्ट्रपति का अमेरिका से लिया गया। और आयरलैंड के फेमस डीपीएसपी लिया गया है। राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति लिया गया, राज्यसभा के सदस्यों का नामांकन। कर्नाटक संविधान से सशक्त केंद्र संघीय व्यवस्था, अपशिष्ट केंद्र में होगी, केंद्र द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति की जाएगी और उसका न्यायालय में न्याय निर्णय होगा। जर्मनी से क्या लिया गया? तो जर्मनी आपातकाल के समय मूल अधिकारों का स्थगन जर्मनी से लिया गया। सोवियत संघ मूल कर्तव्य लिया गया। प्रस्तावना में जो न्यायिक, सामाजिक और आर्थिक राजनीतिक जो न्याय की बात की, जो प्रस्तावना 3 प्रकार के न्याय है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, ये सोवियत संघ से लिया गया। फ्रांस के संविधान से जो गणतंत्र प्रस्तावना, स्वतंत्रता, समता, जो समता और बंधुता की बात की गई तो फ्रांस के लिए। और दक्षिण अफ्रीका संविधान संशोधन की प्रक्रिया लिया। जापान के संविधान से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया लिया गया, ठीक है। इतना। अब राज्यों का जो पुनर्गठन हुआ था उससे संबंधित कुछ समितियां बनाई गई थी। देखते हैं थोड़ा। सबसे पहले हम लोग हर आयोग, ये राज्य पुनर्गठन से संबंधित है। पूछ देगा, ऑप्शन देगा कौन सा राज्य पुनर्गठन से संबंधित है, नहीं संबंधित। हर आयोग राज्य पुनर्गठन से संबंधित समिति है जो 1958 में इन्होंने बोला राज्यों का पुनर्गठन भाषा के आधार पर ना होकर प्रशासनिक सुविधा के अनुसार होना चाहिए, ठीक है। फिर जीबीपी राव समिति 1949 में इन्होंने रिपोर्ट दी। इन्होंने भी भाषा के आधार पर राज्य पुनर्गठन को अस्वीकार कर दिया। और भाषा के आधार पर गठन होने वाला पहला राज्य है 1953 में आंध्र प्रदेश, वो भी कांग्रेसी कार्यकर्ता जो श्रीमलू का निधन हो गया, तो उसी वजह से बनाया गया था आंध्र प्रदेश। उसके बाद से जो फजल अली आयोग आया 1953 में से 3 सदस्य फजल अली थे और फिर एक पडिक्कर थे और दूसरे कुंजरू थे, ठीक है। इन्होंने रिपोर्ट 1955 में पेश किया था। इन्होंने राज्य का पुनर्गठन भाषा का मुख्य आधार बनाया, लेकिन एक राज्य एक भाषा का सिद्धांत को स्वीकार नहीं किया, ठीक है। इसके बाद देखिए महाराष्ट्र और गुजरात का गठन हुआ 1960 में, दादर और नगर 1961 में, दमन और दीव, तो जो गोवा है 12वीं संविधान संशोधन 1966 संघ शासित क्षेत्र के रूप में घोषित किया गया। 1987 में इसको गोवा को पूर्ण राज्य का बना दिया गया। कुछ महत्वपूर्ण मामला थोड़ा सा देखते हैं। यहाँ पे पूछता है जो केशवानंद भारती मामला 1973 में आया था, ठीक है। मिनरवा मिल्स मामला 1980 में आया था। इंद्रसानी मामला 1992 में आया था और रघुनाथ राव मामला 1993। इंद्रसानी 1992, रघुनाथ राव 1993। और जो सत्ता का सिद्धांत गोलकनाथ, हाँ समता का, जो रघुनाथ राव मामला समता का सिद्धांत दिया था। तो गोलकनाथ मामला 1963 में आया। शंकरी प्रसाद मामला 1951 में आया था। फिर अब देखते हैं संसदीय व्यवस्था। देखिए ये वीडियो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। एक वीडियो में सब कुछ कंप्लीट हो, कुछ भी छूटा नहीं। अगर आप पहले से पढ़े तो ये वीडियो काफी आपके लिए हेल्पफुल रहेगा रिवीजन करने के लिए। संसदीय व्यवस्था, तो संसदीय व्यवस्था, इसमें संसदीय व्यवस्था वो व्यवस्था जिसमें कार्यपालिका अपने कार्यों के लिए विधायिका के प्रति उत्तरदायी रहती है, ठीक है। विशेषता क्या है? नामित और वार्षिक कार्यपालिका, मतलब नामित और नामित राष्ट्रपति और वार्षिक प्रधानमंत्री के हाथ में रहता है। अब बहुमत दल का शासन होता है, सामूहिक उत्तरदायित्व रहती है, दोहरी सदस्य निचले सदन का विकास दोष क्या है? अस्थायी सरकार रहता है, शक्तियों का विभाजन के विरोध। अब संघीय व्यवस्था क्वेश्चन आता है यहाँ से, इसकी विशेषता बोल पे। तो संघीय सरकार वो सरकार जिन शक्तियां संविधान केंद्र और क्षेत्रीय सरकारों में विभाजित होती है। इनकी विशेषता क्या है? इसमें दोहरी सरकार होती है, जैसे केंद्र सरकार और राज्य, ठीक है। केंद्र दोहरी सरकार होती है, लेकिन संविधान होता है, राष्ट्रीय क्षेत्रीय सरकारों के शक्ति का विभाजन होता है। संविधान की संरचना
और यहाँ पे द्विसंधि होगा, ठीक है। द्विसंधि विधायिका होती है और एकात्मक विशेषता क्या होगा, इसका एकात्मक संघीय व्यवस्था की एकात्मक विशेषता सशक्त केंद्र होता है, एकल होगा, ठीक है। एकल संविधान होगा, संविधान का लचीलापन, आपातकालीन उपबंध होगा। और एकल नागरिकता, एकीकृत न्यायपालिका, अखिल भारतीय सेवा या राज्यपाल की नियुक्ति, ठीक, केंद्र और राज्यपाल की नियुक्ति। देखिए जितना भी हो सके मैंने एक वीडियो में कवर आगे करा दिया। प्लीज अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर करते रहिए। इसी तरह के फिर वीडियो नेक्स्ट वीडियो में हम